Hello everyone and welcome to this workshop on reading comprehension. Okay, one of the most awaited topic for this section of VARC. Okay, so अब ये देखना है क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम पढ़ेंगे कैसे, इसे टैकल कैसे करेंगे. ओके, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस एग्जाम में बहुत है. तो अगर तुम्हारा VARC सेक्शन में 50 क्वेश्चन है, इसका अराउंड 30% ले लो, विच इज अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन विल बी ओनली ऑन RC. ओके, सेक्शन का नाम ही वो है VARC, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो आरसी जो है वो सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हारे आरसी से आने वाले है ना. तो ऑब्वियसली हमें आरसी तो बहुत अच्छे से आना चाहिए. अभी आरसी होता क्या है पहले तो वो समझ लो, है ना. उसको टैकल कैसे करना है, क्वेश्चन क्या होते हैं वो सब छोड़ो. आरसी होता क्या है पहले वो समझ लो ना. इसका इंपॉर्टेंस तो हम पहले ही देख चुके. इट्स अ हार्ट एंड सोल ऑफ योर VARC सेक्शन. ओके, VARC सेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है वो है आरसी. तो आरसी क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. क्या रीड कर रहे हो, कौन सा कॉम्प्रिहेंशन. सी अभी है ना, इसमें क्या होगा, एज आई सेड इट बिफोर, एक बड़ा सा बुक है. हाँ, 300 400 पेजेस 500 पेजेस का एक बुक है. उस बुक में से मैं 2 पेज फाड़ देता हूँ और वो 2 पेज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, है ना. एग्जाम्पल्स अच्छे से समझो. वो 2 पेज मैंने तुम्हें दिया और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये सिर्फ 2 पेज पढ़ के मुझे बताओ. ओके, व्हाट ये बुक जो है ना, हाँ, ये बुक किस टॉपिक पे लिखा गया होगा. ये जो ऑथर का टोन है ना, हाँ, ये पूरे बुक में ऑथर का टोन क्या होगा, है ना. ऑथर ने ये वाला लाइन हाँ क्यों लिखा होगा, तुम सोच के बताओ. तो अगर तुमने वो बुक पढ़ा है ना, तो तुम्हारे लिए वो 2 पेज आंसर करना बहुत इजी है ना, क्योंकि तुम्हें तो पूरा होलिस्टिक आइडिया है. समझो हैरी पॉटर पे बुक है, गेम ऑफ थ्रोन्स पे बुक है, फिक्शनल बुक की बात कर रहा हूं मैं, है ना. सो ऐसा कुछ अगर तुमने पहले पढ़ा है तो अभी तुम रिलेट कर पाओगे, है ना. हाँ, सो इसीलिए यहाँ पे रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है. If you are reading a lot of books, that is variety of books on history, geography, politics, economics, sociology, psychology, science, okay, fiction, novels, so तुम अगर ऐसा पढ़ते रह रहे हो ना, तो फिर तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को टैकल करना, है ना. हाँ, बट ऐसा है कि तुम सिर्फ फिक्शनल पढ़ते हो. नहीं नहीं सर, मैं चेतन भगत के अलावा कुछ नहीं पढ़ता. चेतन भगत, हार्ट, दिल, सब कुछ चेतन भगत, वो सब नहीं चलेगा यहाँ पे. ओके, बिकॉज पैसेज जो है वो ज्योग्राफी से आ जाए, एनवायरमेंट से आ जाए, इकोनॉमिक्स से आ जाए, साइकोलॉजी से आ जाए, है ना. तो जरूरी नहीं है कि तुम फिक्शनल पढ़ के जा रहे हो और सोच रहे हो मैं तो बहुत फिक्शनल पढ़ता हूँ, फिक्शनल में कुछ भी आने तो मैं आंसर कर दूंगा, मेरा लैंग्वेज बहुत अच्छा है. बट तुम्हारा टेक्निकलिटीज अच्छा नहीं है, तुम्हें टेक्निकल चीजें तो पता ही नहीं है. ओके, तो अभी हम जब पैसेज सॉल्व करेंगे तुम देखोगे पैसेज तो कैसे भी हो सकता है. इकोनॉमिक्स से आ सकता है, ज्योग्राफी से हो सकता है, ओके, एनवायरमेंट से आ सकता है, पॉलिटिक्स से आ सकता है ना. और तुम तो फिक्शनल पढ़ के जा रहे हो, फिक्शनल से भी आ सकता है. तो ये देखना है कि इसमें तो तुम्हारा जो रीडिंग होना चाहिए ना वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग होना चाहिए. बट प्रॉब्लम ये है कि हम तो कॉम्प्रिहेंसिव रीडर है नहीं. हाँ, ओके, और दूसरा हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम इतनी बुक पढ़े और सिर्फ आरसी के लिए इतनी सारी बुक पढ़े और आरसी में अच्छे हो जाए. इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं. इतना टाइम होता तो हम दूसरे सेक्शन प्रैक्टिस करते ना. हाँ, हमारे पास तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का टाइम है ना. एट द सेम टाइम हमें आरसी में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस राइट कर दें. करेक्ट. हाँ, तो अगर मैं अच्छा रीडर हूं, अभी समझ लो, अगर मैं अच्छा रीडर हूं, मैं बहुत सारी बुक रीड करता हूं, तो ये लेक्चर की तुम्हें जरूरत है ही नहीं. तुम सिर्फ ये समझ लो कि ये आरसी पे क्वेश्चंस बनते कैसे, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना. फिर मैं अभी इसके बाद जो तुम्हें चीट कोड्स दूंगा, रूल्स दूंगा, उन सब की तुम्हें जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम तो एक बहुत अच्छे रीडर हो, है ना. तुम तो सब कुछ पढ़ते हो, तुम्हें तो चीजें वैसे ही समझ में आती है, तो तुम्हें क्या चीट कोड्स की जरूरत है. तुम वैसे ही गेम में चैंपियन हो, वैसे ही तुम फर्स्ट आ जाओगे, तो तुम्हें क्या चीट कोड्स दूं मैं, है ना. वैसे तो अगर तुम अच्छे रीडर हो तो बस समझ लो कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते आरसी में, उसके बाद जाके सॉल्व करते रहो, तुम्हें वैसे ही चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि तुम्हें पढ़ने की आदत है. बट 99% स्टूडेंट जो है वो अच्छे रीडर नहीं है ना. इफ यू आस्क मी ड्यूरिंग माय एमबीए प्रिपरेशन टाइम, मैं कौन सी बुक पढ़ता था, है ना. वो तो मैंने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है ना. बहुत 5-6 साल से रेगुलरली पढ़ रहा हूँ, तो अभी अच्छा हो चुका है. बट देन काफी साल पहले जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था 10 years बैक, तो तभी तो मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं था ना. सो आई कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एज वेल. भैया तुम भी प्रिपेयर्ड नहीं होगे. वो बस वो 1% स्टूडेंट है ना जो अच्छे से पढ़ते हैं, वो उनको पढ़ने का शौक है, उनको तो सब कुछ अच्छे से समझ जाएगा. बट वो जो 99% है ना, हाँ, जिन्हें आरसी देखते ही समझ में नहीं आता यार ये क्या है, किधर से आया ये आरसी, क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा है, उनके लिए है ये वर्कशॉप. ओके, सो अभी हमने क्या किया आरसी के साथ ये समझो. तो एज आई सेड, अगर तुम रीडर हो तो तुम्हें ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है. बट इफ यू आर नॉट अ गुड रीडर, तुम्हें ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती है क्योंकि तुम ज्यादा चीजें पढ़ते नहीं हो, बट तुम्हें तो आरसी में से
10 में से 7 to 8 करेक्ट करने है ना, करेक्ट क्वेश्चन करने, तो फिर मैं अब क्या करूं, मेरे पास तो कम टाइम है ना, तो मुझे कुछ रूल्स चाहिए, कुछ चीट कोड्स चाहिए, चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ताकि मैं आरसी को इजीली टैकल कर पाऊं, है ना। तो तुम्हारे लिए है ये सेशन, तुम्हारे लिए है ये वर्कशॉप। ओके, फॉर दोज 99% स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें आरसी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है ना। तो अभी हम आरसी कैसे पढ़ेंगे, देखो अभी आरसी को बहुत ईजी कर दिया है, तुम्हें कुछ रीडिंग वीडिंग का स्किल्स कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, बस थोड़ी सी चीजें समझो और आरसी के क्वेश्चन आंसर करो। इंपॉर्टेंट क्या है, शशि थरूर बनना है क्या लाइफ में, नहीं नहीं नहीं, आरसी क्रैक करना है, हाँ तो वो सिखा रहा हूं। शशि थरूर बनना है तो जाके बुक पढ़ो, है ना, आरसी क्रैक करना है। तो अभी हम क्या अप्रोच रख रहे हैं, इट्स कॉल्ड एज मैथमेटिकल अप्रोच टू सॉल्व एन आरसी। मैथमेटिकल अप्रोच ये क्या होता है, तो आरसी बोला तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना, हाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोला तो वर्बल एबिलिटी में तो पढ़ के आंसर करना है ना। मैथमेटिकल अप्रोच क्या होता है, ये क्या होता है, देखो अभी हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, जो भी आरसी का क्वेश्चन है उस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओके, टू गेट द आंसर एंड विल पिक द राइट आंसर चॉइस। ओहो, कुछ ऐसे होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं पता है, हमने वर्बल एबिलिटी का जो टॉपिक है ना उसको मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया है। सर ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, कहां कर चुके, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशंस, आर्गुमेंट्स, कंक्लूजन, याद है वो चारों चीजें देखा है। उसमें हमने क्या किया था, रूल्स बनाए थे। ओके, ये आर्गुमेंट दिया है तो ये वाला रूल अप्लाई करो, अगर ये रूल में फिट होता है तो ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। अजम्पशन का ये रूल है, ये रूल अप्लाई करो, अगर फिट होता है तो वो अजम्पशन है। कंक्लूजन का ये रूल है, 100% ट्रू होना चाहिए, 100% श्योर होना चाहिए मैं, अगर वो रूल फिट हो रहा है तो मेरा कंक्लूजन है ना। वैसे ही रूल हम आरसी में बनाएंगे, वैसे ही रूल होगा हमारे पास। तो हम क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मैथ्स में होता है ना, क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला से आंसर निकलता है, आंसर मार्क करते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आरसी में ना प्रॉब्लम्स बहुत है। कैसे टाइप का प्रॉब्लम है, मुझे लगता है अरे ये भी आंसर हो सकता है, अरे वो भी आंसर हो सकता है, अरे ये क्यों आंसर नहीं है, अरे पैसेज में तो ये भी बोला है तो ये भी आंसर हो सकता है। तो मुझे तो है ना, पहली बात क्वेश्चन वो क्या पूछा है वो ही समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया तो भी ऑप्शन इतना क्लोज बाय है ना, मुझे नहीं पता कौन सा इसमें से एलिमिनेट करके कौन सा मार्क करूं, है ना। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो ऐसे सारे टाइप के कंफ्यूजन है ना हमारे दूर हो जाएंगे जब हम ये अप्रोच यूज करेंगे, विच इज एन मैथमेटिकल अप्रोच टू सॉल्व दी आरसी। हम आरसी देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला तो आरसी पढ़ लेंगे, हाँ आरसी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, वो समझेंगे कि क्वेश्चन कौन से टाइप का है। ये मेन थीम क्वेश्चन है, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ये इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का टाइप क्या है। ओके, तो 5 सेकंड में वो क्लियर हो गया, 2 सेकंड में वो क्लियर हो गया। क्वेश्चन पढ़ते ही क्या, वो कीवर्ड्स दे दूंगा मैं कि देखो ये कीवर्ड है तो ये टाइप का क्वेश्चन है, ये कीवर्ड दिखा तो ये टाइप का क्वेश्चन है, ये कीवर्ड दिखा तो ये टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे, है ना। तो फिर तुम्हारे कीवर्ड्स देख के समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो मेन थीम क्वेश्चन है, अच्छा ये तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा ये तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा ये तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा ये तो टोन बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा ये तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछा है, ये तो ऑपोजिट और सेम वर्ड का मीनिंग निकालने का क्वेश्चन है, विच मींस ये हमारा डेटा बेस्ड क्वेश्चन की तरह ही है ना। तो वो चीज क्लिक होना चाहिए। या पहली बात तो ये क्वेश्चन है ना, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन, समझ गया, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या, क्वेश्चन समझ गया ना, अभी वो क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए हमारे पास चीट कोड्स है। जैसे अगर मेन थीम क्वेश्चन है तो उसके लिए एक चीट कोड है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए एक चीट कोड है, ओके, वैसे स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए एक चीट कोड है, टोन बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए एक चीट कोड है। मैं वो चीट कोड अप्लाई करूंगा, क्वेश्चन का आंसर निकालूंगा, आंसर मार्क करूंगा, दूसरे क्वेश्चन पे आई विल मूव ऑन। तो अभी मेरे दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन आया नहीं, अरे ये भी हो सकता है, ऑथर तो ये भी बोल रहा है तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, अरे ऑथर तो ये भी बोल रहा है पर ये भी ऑप्शन हो सकता है, ऐसा सब होगा ही नहीं मेरे साथ, क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम क्लियर हो गया कि अरे ये टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये चीट कोड अप्लाई करना है, ये चीट कोड अप्लाई किया तो ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा, ये वाला मेरा आंसर है, बस बस यही करना है। समझ गया, क्लैरिटी रखो हम कर क्या रहे। तो अभी टू गिव यू अ क्लैरिटी हम कुछ ये कर रहे हैं। ओके, सो पहली चीज अभी जो हम सीखेंगे, सी अभी इसमें 3 चीज है। पहला तो यू हैव टू इंप्रूव योर रीडिंग स्पीड, ओके, और ये सब लोगों के लिए जो ज्यादा रीड नहीं करते, एज आई सेड, जो ज्यादा रीड करते हैं उनको तो ये लेक्चर की जरूरत ही नहीं, बट जो ज्यादा रीड नहीं करते तुम्हें क्या करना है अभी देखो। पहली बात तो तुम ठीक है क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लोगे, उस पर चीट कोड्स अप्लाई कर लोगे, आंसर निकाल लोगे, वो सब ठीक है। उसके भी पहला एक चीज आता है, दैट इज रीडिंग क्विकली। ऐसे नहीं हो सकता है तुम, अभी ऐसे नहीं हो सकता है कि एग्जाम में तुम ना पैसेज पढ़ने के लिए 5 मिनट लगा रहे हो या 8-10 मिनट लगा रहे हो, उसके बाद भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पैसेज में चल क्या रहा है। ऐसा हो गया तो क्वेश्चन क्या ही आंसर करोगे तुम, तुम्हें पैसेज ही नहीं समझा है
तो मैंने तुम्हें ये तो समझा दिया कि क्वेश्चन क्या है, बट वो क्वेश्चन को चीट कोड्स अप्लाई करके आंसर निकालने के लिए भी पैसेज तो समझ में आना चाहिए ना। तुम्हें तो पैसेज ही नहीं समझ रहे, और पैसेज समझ भी रहा है तो तुम इतना 10-15 मिनट ले रहे हो एक पैसेज पढ़ने के लिए, तुम्हें वो भी नहीं पता है कि कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है ना, कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, कौन सी लाइन तुम अवॉइड कर सकते हो पढ़ना। अगर वो सब लाइन तुमने अवॉइड कर दिया फिर भी तुम्हें वो पैसेज का मीनिंग समझ जाए, है ना, तो वो कैसे पढ़ना है। तो अभी हम पहली चीज सीखेंगे, वो होगा हमारे रीडिंग प्रिंसिपल्स, और इसको तुम बोल सकते हो आरआर, रीडिंग रूल्स। रीडिंग रूल्स क्या होगा कि देखो जब भी पैसेज दिखेगा ना तो ये चीज पढ़ना है, ये चीज नहीं पढ़ना है, ये चीज पढ़ना है, ये चीज नहीं पढ़ना है, ये चीज तो पक्का ही नहीं पढ़ना है। हाँ, उससे क्या होगा, उससे हम पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे। वी विल रीड ओनली 30% ऑफ द पैसेज विच विल हेल्प अस टू आंसर 80% ऑफ द क्वेश्चन। क्या है सर इसका मीनिंग? देखो एक पैसेज में समझो 1000 वर्ड्स है ना, 1000 वर्ड्स है, मैं 1000 वर्ड्स पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि 1000 वर्ड्स पढ़ूंगा तो 15 मिनट निकल जाएगा, मेरा टाइम निकल जाएगा। मैं उसमें से सिर्फ 30% विच मीन्स 300 वर्ड्स ही पढ़ूंगा। क्या बात कर रहे हो सर, इतना ही? हाँ, 300 वर्ड्स पढ़ने के बाद मुझे समझ जाएगा कि वो पैसेज बोल क्या रहा है। क्यों 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 कैसे समझेगा? क्योंकि वो पैसेज का है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या बनाऊंगा मैं, एक मैप बनाऊंगा। मैप का मीनिंग क्या होता है, ये बोला उसके बाद ये बोला, उसके बाद ये बोला, फिर ये बोल रहा था, फिर ये बोल रहा था, फिर ऐसे कंक्लूड किया, बस। तो ऑथर ने कहां से स्टार्ट किया और वो क्या क्या बोल के क्या क्या कंक्लूड कर रहा है, क्या क्या चीजें बीच में बोल रहा है, उसका मैंने एक छोटा सा अपने सामने मैप बना के रखा है ना। क्यों? और वो भी मैंने वो सिर्फ 300 वर्ड्स ही पढ़ा है, 1000 वर्ड्स पढ़े ही नहीं है मैंने। तो क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है ना, वो हम देखेंगे। वो कहां देखेंगे? रीडिंग रूल्स। तो रीडिंग रूल्स सबसे पहली चीज तुम्हें पता होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग रूल्स क्यों बनाए हमने? ताकि हम कम से कम पैसेज पढ़ के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर कर पाए। कम से कम पैसेज क्यों पढ़ना है? पूरा पैसेज पढ़ो ना, पैसेज के मजे लो, घर पे लो, एग्जाम में नहीं, है ना। एग्जाम में तो हमें सिर्फ पैसेज समझना है, कम से कम पैसेज पढ़ के, है ना। तो क्या चीजें नहीं पढ़नी है, कैसे सेंटेंसेस को पढ़ना है, क्या चीजें इग्नोर करनी है ना। इग्नोर कर रहे हो ऑब्वियसली, ये 700 वर्ड्स तो तुम इग्नोर कर रहे हो, तो क्या क्या चीज इग्नोर करोगे, कैसे पढ़ना है, रीडिंग रूल्स क्या है। तो कम से कम पैसेज पढ़ के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर करने। 80% ऑफ द क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, इसका मीनिंग क्या है? 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तुम आंसर कर पा रहे हो। चलो उसमें से भी मैं समझ रहा हूँ 7 क्वेश्चन करेक्ट हो गए तो बहुत है, नहीं है? बहुत है ये, है ना। 1-2 क्वेश्चन तो इधर उधर डिफिकल्ट हो सकते हैं, दैट्स ओके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए 10 में से 3 या 4 या 5 करेक्ट आ रहे, 10 में से 8 भी करेक्ट आ सकते हैं ना। यू कैन अटेम्प्ट ऑल द 10 क्वेश्चन एंड मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग 8 ऑफ देम एज करेक्ट, है ना। अगर तुम्हारा एक्यूरेसी अच्छा है तो 8 भी करेक्ट आ जाएंगे, दिन अच्छा है तो 9 भी करेक्ट आ जाएंगे। ओके, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बाय दिस मेथड, राइट। सो समझो रीडिंग रूल्स क्या है। रीडिंग रूल्स जो है वो सिर्फ हमें कम से कम पैसेज पढ़ के उसका मैप बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या बचेगा? टाइम बचेगा। ओके, सो चीजों को समझो, जिसे तुमने पहले कभी देखा नहीं होगा, है ना, इसीलिए अच्छे से समझो। सो पहले क्या करेंगे हम? रीडिंग रूल्स अप्लाई करेंगे, हाँ, जिससे हम सिर्फ 30% ऑफ द पैसेज पढ़ेंगे, हाँ। उससे क्या होगा? उससे हमारा मैप रेडी हो जाएगा। अच्छा, मैप से क्या होगा? मैप अगर रेडी हो गया ना, आंसरिंग द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। ओके, आंसरिंग द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी इफ योर मैप इज रेडी। तो हम वही करने वाले, है ना। ठीक है, समझ गया, एकदम क्लियर है क्या होते हैं रीडिंग रूल्स। हाँ, रीडिंग रूल्स के बाद क्या आएगा? एक बार तुमने रीडिंग रूल समझ लिए, तुमने कम से कम पैसेज पढ़ के उसका मैप रेडी कर दिया, फिर तुम्हें पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये लिख के लो कैसे हम पढ़ने वाले, क्योंकि ये चीज मैंने बनाई है, ये चीज तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं। हाँ, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिर हम देखेंगे। तो अभी पैसेज तो मैंने पढ़ लिया, पैसेज में ऑथर क्या बोल रहा है उसका मैंने छोटा सा मैप बना के अपने सामने रख दिया। हाँ, अभी मुझे क्वेश्चन आंसर करना है ना। हाँ, तो क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ में आना चाहिए कि यार ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ये थीम बेस्ड क्वेश्चन है, ये समरी बेस्ड क्वेश्चन है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, मेन थीम क्वेश्चन है, थीटा बेस्ड क्वेश्चन है, टोन बेस्ड क्वेश्चन है, ओके, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है भाई ये? पहले तो तुम्हें वो समझना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को टैकल करने का अलग से चीट कोड बनाया हमने कि देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, इसमें ये चीज करना है तो आंसर आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, इसमें ये चीज करना है तो आंसर आ जाएगा, ये चीज नहीं करना है ना, वो हमारी चीट कोड्स हुए। तो चीट कोड्स होते क्या है? जब तुम कोई भी गेम खेलते हो तो एक तो ऑर्डिनली तुम हर एक स्टेज पार करते हो, है ना, बट चीट कोड्स मिल गया तो तुम डायरेक्टली 2-3 स्टेज अहेड निकल जाते हो ना, वही होगा यहाँ पे। तो हम ज्यादा दिमाग लगा ही नहीं रहे, बस क्या करेंगे? रीडिंग रूल्स अप्लाई करेंगे, हाँ, उससे कम से कम टाइम में पैसेज पढ़ लेंगे, हाँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे, हाँ, क्वेश्चन देखते ही हमें वो समझ में आएगा क्या अरे ये तो ये टाइप का क्वेश्चन है, हाँ, ओके, क्योंकि उसके लिए मैं तुम्हें कीवर्ड्स दूंगा कि देखो ये कीवर्ड दिखा ना तो ये टाइप का क्वेश्चन है, ये कीवर्ड दिखा ना तो ये टाइप का क्वेश्चन है, ये कीवर्ड है ना तो ये टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे।
तो तुम कीवर्ड्स देखते ही समझ जाओगे पहला 2 सेकंड में कि यार ये तो ये टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हें वो टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का चीट कोड ऑलरेडी पता होगा, यार ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का चीट कोड ही है, चीट कोड अप्लाई करो, चीट कोड अप्लाई किया, आंसर आ गया, ऑप्शन मार्क करो, दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ, ज्यादा दिमाग तो लगाना ही नहीं है। तो अभी तुम ये नहीं सोच रहे हो अरे ये भी आंसर हो सकता है, पर ये ऑप्शन भी मेरे को लग रहा है, पर ऑथर तो ये भी बोल रहा है, अरे पर ये वाला भी करेक्ट है, ऐसे सब होगा ही नहीं। तो तुम्हारा टाइम भी बच रहा है, एनर्जी भी बच रही है, एट द सेम टाइम तुम्हें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर कर पा रहे। दैट्स ऑल आई वांट, दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम दिस वर्कशॉप। ओके, सो अंडरस्टैंड इट वेल, क्या कर रहे हैं हम, है ना, बस इतना ही होगा और तो कुछ नहीं है। ओके, सो रीडिंग रूल से हम पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ लिया उसके बाद पैसेज का मैप बना देंगे, पैसेज का मैप बन गया उसके बाद हमें क्वेश्चंस आंसर करने हैं। हाँ, क्वेश्चंस आंसर करने के लिए हमें समझने के कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हाँ तो वो हम समझ लेंगे। ओके, क्वेश्चन समझ गया उसके बाद चीट कोड अप्लाई करेंगे, है ना, आंसर निकालेंगे एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ही हमारा पूरा आज खत्म हो जाएगा। बस 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 इतना ही, समझ लिया, एकदम क्लैरिटी आ गया दिमाग में हम करने क्या वाले हैं, है ना। चलो फिर अभी स्टार्ट करते विद आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज वर्कशॉप, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द रीडिंग रूल्स। तो पहले रीडिंग रूल्स समझ लेते, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो तुम्हें पता ही है। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर आर रीडिंग रूल्स। ओके, सो रीडिंग रूल्स क्यों आते हैं वो तो मैंने बता दिया। ओके, ताकि हम कम से कम पैसेज पढ़ पाए और उतना ही पैसेज पढ़ के हम समझ जाए कि ऑथर उस पैसेज में क्या बोल रहा है ना। हाँ, इसीलिए हमें रीडिंग रूल्स पता होने चाहिए। सो इन शॉर्ट रीडिंग रूल्स क्या है, ये तुम्हें सिर्फ 30% ऑफ द पैसेज ही पढ़ना है। तो रीडिंग रूल से हम कुछ ऐसी चीजें डिफाइन करेंगे जो तुम्हें बताएगी कि अरे ये चीज होगा ना तो वो लाइन पढ़ना ही पढ़ना है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो ये लाइन इग्नोर कर सकते हो। ऑथर है ना जनरली अपने आइडियाज जो है ना इस तरीके से प्रेजेंट करता है, तो ये चीज तुम्हें पढ़नी चाहिए, ये चीज तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए, ये चीज तो तुम्हें पढ़नी ही चाहिए, ये चीज तो तुम्हें छोड़नी ही चाहिए। ऑथर हमेशा ऐसे ही बात करता है ना। ये सारी सिंपल चीजें जो हर ऑथर के लिए कॉमन है, भले वो हिस्ट्री पे लिख रहा हो, ज्योग्राफी पे लिख रहा हो, पॉलिटिक्स पे लिख रहा हो, इकोनॉमिक्स पे लिख रहा हो, एनवायरमेंट पे लिख रहा हो, साइकोलॉजी पे लिख रहा हो, ऑथर हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, राइट। सो वो ऑथर का पैटर्न पकड़ के हमने क्या किया है, रीडिंग रूल्स निकाले, क्या ना, ये चीजें पढ़नी चाहिए, ये चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। क्योंकि देखो ना 1000 वर्ड्स में से हम कितने वर्ड्स पढ़ रहे हैं, 30%, विच मीन्स हम 300 वर्ड्स ही पढ़ रहे हैं। 300 वर्ड्स पढ़ के हम क्या कर रहे हैं, हम पैसेज का मैप बना रहे हैं। पैसेज का मैप क्यों बना रहे हैं हम, ताकि हम क्वेश्चन आंसर कर पाए, है ना, बस और क्या है। तो पैसेज का मैप जो है ना वो जल्दी बनना चाहिए कम से कम पैसेज पढ़ के, तो इसीलिए हम रीडिंग रूल्स डिफाइन कर रहे हैं, राइट। क्लियर है एकदम दिमाग में। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ। सो पहला हमारा रीडिंग रूल क्या है, अवॉइड रीडिंग द एग्जाम्पल्स। ओके, तो मैं अभी तुम्हें दो चीज बताऊंगा, एक तो क्या पढ़ना है, एक तो क्या नहीं पढ़ना है ना। अवॉइड रीडिंग द एग्जाम्पल। सी, अभी जब मैं तुम्हें कोई लेक्चर में कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं तुम्हें वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के साथ एक दो एग्जाम्पल भी सॉल्व कर देता हूं ना, या तो मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, चलो अभी देखो एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने, क्यों दिया, ताकि मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं ना वो तुम्हें और अच्छे से समझ पाए, इसीलिए मैं एग्जाम्पल देके तुम्हें समझा रहा हूं। देख मैंने एक लाइन में जो बोला ना वो तुझे नहीं समझ पाया ना, हाँ तो मैं अभी ना एग्जाम्पल देता हूं, तो तू एग्जाम्पल के साथ चीजें कनेक्ट करेगा ना तो तुझे समझेगा कि मैंने वो एक लाइन में क्या बोला, समझा। हाँ, ये देखो अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो अगेन एग्जाम्पल पे आ रहा हूं, तो वही समझो उसमें क्या हो रहा है। एग्जाम्पल हमेशा इसलिए देते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर। ओके, सो लेट्स से dictatorial form of government, okay, was never good for the people. Okay, democracy is always better than dictatorialship. ओके, सो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेमोक्रेसी एक जगह, डिक्टेटर एक जगह। डिक्टेटर मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अडोल्फ हिटलर, ही बीइंग अ डिक्टेटर, ओके, सो व्हाट, ही डिस्ट्रॉयड द एंटायर जर्मनी, ओके, इन द वर्ल्ड वॉर 2। सो मैंने एग्जाम्पल किसका दिया, फिर हिटलर का दिया, है ना। और मैंने पहले सेंटेंस क्या बोला था, अरे जो डेमोक्रेसी होता है ना जिसमें पब्लिक वोट करते हैं एंड देन दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाँ दैट इज बेटर देन अ डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जहां पे सारा पावर जो है वो एक ही इंसान के पास है, तो इफ वन पर्सन हैज ऑल द पावर ही मे मिसयूज द पावर ना। हाँ, इसलिए मैं पहले क्या बोला, क्या डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटोरियलशिप। इसको अच्छे से और तुम्हें समझ पाए ये सेंटेंस, डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटोरियलशिप, तो मैंने अडोल्फ हिटलर का एग्जांपल लिया। देखो ये तो डिक्टेटर था, जब ये डिक्टेटर रहा तो पूरा का पूरा जर्मनी उसने
बर्बाद कर दिया। वो अलग बात है कि उसके टाइम पे 300% जीडीपी ग्रोथ हुआ था, है ना, बट इवेंचुअली एवरीवन डाइड, है ना, बिकॉज ही वाज टेकिंग ऑल द डिसीजंस बाय हिज ओन। उसके पास कोई कैबिनेट नहीं था, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं थे जो उसको गाइड कर पाए, जो उसे सही लग रहा था वो कर रहा था, है ना, वैसे। तो उसके बाद मैंने एग्जाम्पल की दिया हिटलर का, ताकि मैंने जो एक लाइन बोला ना कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप, हाँ, वो तुम्हें समझ पाए। तो वही होता है पैसेज में भी। पैसेज में तो इतने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें वो तुम्हें एक्सप्लेन करते रहते हैं ना, कभी ज्योग्राफी, कभी एनवायरनमेंट, कभी साइकोलॉजी, कभी फिलोसफी, तो कुछ ना कुछ एक्सप्लेन वो करते ही रहते हैं, है ना। तो वो कुछ भी एक्सप्लेन करेंगे, और अगर वो तुम्हें वो जो बोल रहे वो पैसेज में नहीं समझा है, तो वो चीज समझाने के लिए वो तुम्हें एग्जाम्पल देते हैं। ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये, फॉर एग्जाम्पल ये। तो मैं तुम्हें बोल रहा अवॉइड रीडिंग एग्जाम्पल्स when you had already understood what is being given by the author in that line। अभी मैंने ये लाइन पढ़ा, डिक्टेटोरियलशिप ओके इज द वर्स्ट फॉर्म एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटोरियलशिप, है ना। मुझे समझ गया ये, मुझे पता था डेमोक्रेसी क्या है, मुझे पता था डिक्टेटोरियलशिप क्या है, दोनों चीजों का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था। तो वो लाइन पढ़ते मेरे दिमाग में अडोल्फ हिटलर का ऑलरेडी एग्जाम्पल आ गया, है ना, और मैं समझ चुका हूं। तो उसके बाद मैं एग्जाम्पल पढ़ूंगा क्या? उसके बाद एक लाइन के बाद 5 लाइन का एग्जाम्पल दिया, पढ़ूंगा क्या मैं? उसे नहीं पढ़ूंगा, है ना, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटोरियलशिप को कंपेयर कर रहा है और बोल रहा है डेमोक्रेसी इज बेटर। हाँ, तो फिर मैं क्यों पढ़ूंगा एग्जाम्पल वैसे? तो जब तुम्हें जो आइडिया ऑथर बोलना चाह रहा है, जो सिंपल लाइन में उसने कुछ आइडिया बताया तुम्हें, अगर तुम्हें वो आइडिया समझ चुके हैं, इफ यू हैड अंडरस्टूड दोज आइडियाज, देन नेवर गो फॉर द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कब पढ़ना है? जब तुम्हें आइडियाज ही नहीं समझे, तुम्हें पता ही नहीं डेमोक्रेसी क्या है, तुम्हें पता ही नहीं डिक्टेटोरियलशिप क्या है, तुम्हें पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है, दिस इज बेटर देन दैट, अब जाके एग्जाम्पल पढ़ो, है ना, तब शायद तुम्हें समझ जाए कि वो उस लाइन में वो क्या बोल रहा है, राइट। तो यही है, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जाम्पल। अगर तुम्हें कुछ चीजें नहीं समझिए तो एग्जाम्पल पढ़ो, पर जनरली अगर तुम्हें चीजें समझ में आ रही है, एक दो लाइन में सिंपल थॉट प्रोसेस दिया है, वो तुम्हें समझ में आ रहा है, तो एग्जाम्पल मत पढ़ो ना, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम देयर। बट कब पढ़ना है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। So this is the first thing, avoid reading examples. Okay, second. So first reading rule हो गया. Second reading rule, any sentence with a complex content, ignore royally. Okay, royally मैंने अपने इमोशन से डाला है। अभी देखो, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत तुम पैराग्राफ पढ़ रहे हो बट बीच में ना 3-4 लाइन आ गया, है ना, एक फुल स्टॉप है, एक पैराग्राफ में समझो 4 फुल स्टॉप से, है ना, तो 4 लाइन से वैसे, तो 1 या 2 लाइन इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, तुम पढ़े जा रहे हो, 2 बार पढ़ रहे हो, 3 बार पढ़ रहे हो, 4 बार पढ़ रहे हो, और उसी में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें वो समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है? इग्नोर करना है। सर ऐसा इग्नोर करते रहे हम लोग तो, हमको तो वैसे पैसेज समझेगा ही नहीं, क्या आप पैसेज मैप बनाने की बात कर रहे हो, क्या आप क्वेश्चन आंसर करने की बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये देखो, इग्नोर इसलिए करना है ना, बिकॉज द ऑथर ऑलवेज कन्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन अ सिंपल टेक्स्ट। ये समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर समझो मैं एक ऑथर हूं ना, और मैं कुछ भी लिख रहा हूं ना, मैं हमेशा ये पैटर्न रखता हूं कि मैं अपने जो बेस्ट आइडियाज है, जो मैं बोलना चाह रहा हूं इस पैसेज में, वो हमेशा मैं 1-2 सिंपल लाइन में, सिंपल टेक्स्ट में बता दूंगा, फिर उसको बड़ा चढ़ा के, है ना, फिर मेरे अंदर का शशि थरूर निकलता है, वो ऑथर का शशि थरूर निकलता है ना, फिर वो बड़ा चढ़ा के कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेम चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना बना के डालेगा। हमें वो सब नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि वो सब हमें वैसे भी नहीं समझ रहे, करेक्ट ना। हाँ, अगर तुम बुक वगैरह बहुत पढ़ते हो, तुम्हें सब चीजें समझ में आ रही है, तो मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया ये वर्कशॉप की तुम्हें जरूरत नहीं है ना। तो ये सब तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो वैसे ही आरसी क्रैक नहीं कर पा रहे। तो अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ रहा है, बहुत ऐसा ना, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना ज्यादा वोकैबुलरी है उसमें, तो तुम पूरा लाइन पढ़ रहे हो तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोला क्या है, बोलना क्या चाह रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा, तो तुम्हें क्या करना है, उसको रॉयली इग्नोर कर देना है ना। बस वो देखना है कि वो जो लाइन में आइडिया ऑथर बता रहा है ना, हाँ, कहीं पे तो सेम आइडिया ऑथर ने सबसे सिंपल टेक्स्ट में पुट इन करके एक सिंपल लाइन में बता दिया होगा, तो वही तुम्हें ढूंढना है कि कहां पे है वो, है ना। द ऑथर ऑलवेज कन्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन अ सिंपल टेक्स्ट, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। देखो अभी तुम है ना, फिर उसको नहीं तो ऑथर नहीं बोलोगे, ओके, तुमने उसकी पैसेज पढ़ा, ओके, पैसेज छोड़ो, वो तो पैसेज किधर से आया, बुक से आया ना, हाँ, तुमने ऑथर का बुक पढ़ा,
ओके अगर ऑथर सब कुछ प्लेन सिंपल लिख रहा है तो तुम बोलोगे अरे मैं भी ऑथर बन सकता हूँ, इस पे कौन सी बड़ी बात है ना। तो ऑथर को भी अपना टैलेंट दिखाना है ना, अपना नॉलेज दिखाना है कि वो भी ऑथर है, दिखाना है कि उसको भी बहुत सारा वोकैबुलरी आता है, दिखाना है कि वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लिख सकता है। तो फिर वो ऐसा बड़ा चढ़ा के इंग्लिश लिख लिख के वोकैबुलरी भर भर के उसी सेम चीज को, जो सिंपल चीज है बहुत, उसी को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से घुमा घुमा के एक्सप्लेन करता है, क्योंकि उसको दिखाना है कि देखो मेरे पास इतना टैलेंट है, मैं इतना अच्छा ऑथर हूं, मैं इतना कुछ लिख सकता हूं, इतना वोकैबुलरी आता है ना। हमें थोड़ी ऑथर बनना है, हमें थोड़ी उस ऑथर को प्रेस करना है, हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन आंसर करने है ना। हाँ, तो जब भी तुम्हें ऐसे लगे कि अरे ये बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मेरे को कुछ नहीं समझ रहा है, उसको रॉयली इग्नोर कर दो, मतलब उसकी तरफ देखो ही मत। और है ना सिंपल सिंपल लाइन पिकअप करो जहां पे वो सेम आइडिया जो ऑथर ने बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में आगे पीछे कहीं तो किसी पैराग्राफ में बताया है, वो सेम आइडिया उसने किसी सिंपल लाइन में, एक लाइन में सिंपल टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया होगा। बस वहां से वो आइडिया समझ लो, ताकि हमारा मैप तो क्रिएट हो जाएगा ना। बस मैप क्रिएट हो गया, पैसेज जितना समझना चाहिए था समझ गया, अभी हम क्वेश्चन आंसर कर सकते। गेटिंग इट? ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आई अंडरस्टैंड दैट मेनी स्टूडेंट गेट स्टक। एक ही लाइन, दो या तीन लाइन या एक ही लाइन बार बार पढ़ते रहते, अरे समझ में नहीं आ रहा है, आगे का क्या समझेगा, अरे छोड़ दो उसको, नहीं समझ में आ रहा है तो, राइट? क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं एक सिंपल लाइन मिलेगा जो सेम आइडिया को प्रेजेंट करेगा। विल सी टू दिस, ये सब हम अप्लाई करने वाले। इन केस यू आर वंडरिंग क्या सर हवा में बात कर रहे हो, अभी ये तो हवा में नहीं है ना, इतना तो समझ में आ सकता है ना कि अरे हाँ ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है पैसेज पढ़ते वक्त, क्या कोई लाइन समझा ही नहीं है, तो अभी कोई लाइन नहीं समझा, बहुत कॉम्प्लेक्स लगा, मैं सीधा इग्नोर कर दूंगा और फिर ढूंढूंगा कि देखो ये सेम लाइन में जो आइडिया है ना कहाँ, और ये सेम आइडिया सिंपल टेक्स्ट में ऑथर ने एक्सप्लेन किया है क्या, उसके उसके ऊपर पीछे कहीं पे तो लाइन होगा, है ना, वही चेक करना है, राइट? ये चीज को हम अप्लाई भी करेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर कि ये रूल को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो दो रूल्स हमने पढ़ लिए। पहला था अवॉइड रीडिंग एग्जाम्पल्स, है ना, हाँ क्यों वो भी हमें पता है। दूसरा था विच इज योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो भी बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लगते हैं हमें एक पैराग्राफ में तो उनको इग्नोर कर दो, क्योंकि ऑथर जो है वही सेम सेंटेंस को सिंपल लाइन में कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करेगा, वो हम देख लेंगे, राइट? ये दो रूल्स, फर्स्ट टू रूल्स, मेक श्योर यू मेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, अब आते हैं थर्ड रूल पे। क्या है थर्ड रूल? इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट क्लॉज, डोंट रियली वरी अबाउट द डिपेंडेंट क्लॉज। तो अभी यहाँ पे दो चीज दिख रही है तुम्हें, एक है डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा है इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या सर क्या कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, इतना सब हमको इंग्लिश नहीं आता है, थोड़ा सिंपल में करके बताओ ना। हाँ देखो, अभी जब भी मैं कोई दो सेंटेंसेस कंबाइन करके बोल रहा हूँ ना, तो उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो क्या होता है इंडिपेंडेंट? इसका नाम है इंडिपेंडेंट, वो अकेला स्टैंड कर सकता है, उसको दूसरे वाले क्लॉज की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट है वो, ओके, तो वो अकेला स्टैंड कर सकता है। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये जो प्रीवियस वाला क्लॉज है ना उस पर डिपेंडेंट है, अगर उसको निकाल दिया ना तो इससे कुछ मीनिंग ही नहीं बनता है। गेटिंग इट? ओके, सो देखो एक एग्जांपल देता हूं। वाइल वेयरिंग, ओके, वाइल नहीं बोलो, वेयरिंग, वेयरिंग अरमानी शर्ट एंड रीबॉक शूज, ओके, ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। ओके, सो क्या बोला मैंने? वेयरिंग अरमानी शर्ट, हाँ, एंड रीबॉक शूज, हाँ, ओके, देखो फिर ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। ओके, और इसको थोड़ा चेंज कर देते, चलो, ही सॉ कटरीना कैफ। ओके, सो वेयरिंग व्हाट, समथिंग, हाँ, ही सॉ कटरीना कैफ, हाँ, ये जो है ये क्या है तुम्हारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, आगे पीछे इसकी कुछ जरूरत है नहीं है ना, ही सॉ कटरीना कैफ, दैट्स इट, ये इंडिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है। ये एक और एक क्लॉज है, वेयरिंग अरमानी शर्ट एंड रीबॉक शूज, क्या क्या ये स्टैंड करेगा क्या? नहीं 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 नहीं, ये डिपेंडेंट क्लॉज है ना। जब तक तुम ये नहीं बोलेगे क्या वेयरिंग दिस दिस दिस, क्या 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 वेयरिंग, ही सॉ कटरीना कैफ, हाँ, ये तो अकेला अपने आप में स्टैंड करता है, इसको आगे पीछे किसी क्लॉज की जरूरत ही नहीं है। ही सॉ कटरीना कैफ हो गया, किधर खड़ा था, क्या पहन के खड़ा था, है ना, वो सब जरूरत नहीं है, ही सॉ कटरीना कैफ, खत्म। तो अगर सिर्फ इस क्लॉज को तुम दे देते हो तो इस क्लॉज को किसी और चीज की जरूरत है क्या? नहीं है, तो ये क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज, हाँ, है ना, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये क्या है डिपेंडेंट क्लॉज है, वेयरिंग अरमानी शर्ट एंड रीबॉक शूज, व्हाट, क्या क्या वेयरिंग,
है ना, तो इसके साथ और कोई सेंटेंस आएगा ना तो इसको कंप्लीट करेगा, है ना, इसीलिए डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये ना किसी चीज पे डिपेंडेंट है ना। हाँ, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट क्लॉज। तुम्हें डिपेंडेंट क्लॉज की ना जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो जब भी तुम पढ़ रहे हो ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, जब हम रीडिंग रूल्स में क्या पढ़ रहे हैं, जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है, एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं पढ़ने, दो रूल्स हमने सीख लिया। ये है तीसरा रूल, जिसमें ये बोल रहा हूं मैं कि जब भी तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, तुम्हें उसमें पता चल रहा है कि यार ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है ना, ये वाला जो सेंटेंस है इसकी जरूरत नहीं थी, ये डिपेंडेंट है। हाँ, वो क्या पहना है, किधर खड़ा है वो नहीं, किसको देखा वो इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, तो वो जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हाँ, तो जनरली तुम डिपेंडेंट क्लॉज को पढ़ना इग्नोर कर सकते हो, बस वही सिखा रहा हूं। हम वही सीख रहे हैं क्या क्या इग्नोर करना है, एग्जाम्पल्स इग्नोर करने, हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इग्नोर करने, हाँ, ओके, और क्या, डिपेंडेंट क्लॉज इग्नोर करने, कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पढ़ना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो बस सिंपल में समझो, एग्जाम्पल गया, डिपेंडेंट क्लॉज गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस गया, समझा, क्लियर है। हाँ, ये जब हम अब पैसेज में अप्लाई करेंगे और अच्छे से समझ जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग just remember this 3 reading rules that we have learned till now. Now let's see few other reading rules now. Okay, so अब next reading rule क्या है, in a compound sentence understand the clause that comes after the word that, है ना। ये अगेन एक थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारा रीडिंग रूल बन जाता है, इसका ज्यादा एप्लीकेशन नहीं होगा, बट अंडरस्टैंड दिस वेल। इन अ कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, इट इज बीइंग क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग द टू सेंटेंसेस। देखिए, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो लेट्स से रमन टोल्ड अमन, ओके, सो रमन, हाँ, टोल्ड अमन, हाँ, दैट चमन, हाँ, दैट चमन इज वेरी हैंडसम, ओके, सो चमन इज वेरी हैंडसम, ठीक है। सो अभी देखो यहां पे क्या है, दो अलग अलग सेंटेंसेस है, एक है रमन टोल्ड अमन, दूसरा है चमन इज वेरी हैंडसम, ओके। हाँ, तो दो जब कंपाउंड, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस, जहां पे दो अलग अलग सेंटेंसेस कंबाइन हुए हैं। तो इन सच, सो इन अ कंपाउंड सेंटेंस अंडरस्टैंड द क्लॉज व्हिच कम्स आफ्टर द वर्ड दैट। सो व्हाट कम्स आफ्टर द वर्ड दैट, चमन इज वेरी हैंडसम। हाँ, सो उसको समझने के लिए ट्राई करो। तो जब भी एक कंपाउंड सेंटेंस आएगा ना, दैट के बाद जो भी आता है ना उसे समझने के लिए ट्राई करो, क्योंकि वहां पे जो है ना इंपॉर्टेंट आइडियाज, जो भी इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है वहां पे कम्युनिकेट होते हैं। ओके, सो अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट कम्स आफ्टर द वर्ड दैट इन अ कंपाउंड सेंटेंस। ओके, एज आई सेड इसका इतना एप्लीकेशन नहीं है, बट समझो इसको अच्छे से भी समझो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बस इतना ही था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट वाला, अभी तक हमने 4 पढ़ लिया है, एग्जाम्पल्स, हाँ, अवॉइड करो। फिर क्या क्या क्या, याद करो याद करो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो समझ में नहीं आ रहा है उनको इग्नोर करो। पहला पढ़ लिया, एग्जाम्पल्स इग्नोर करो। थर्ड पढ़ा क्या क्या, डिपेंडेंट क्लॉज, है ना, उसको इग्नोर कर दो। हाँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, और चौथा पढ़ा, एवरीथिंग दैट कम्स आफ्टर द वर्ड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक कंपाउंड सेंटेंस है। हाँ, तो दो अलग अलग सेंटेंस को कंबाइन करके वो बना है। हाँ, तो उसमें जो भी दैट के बाद आता है ना, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन जाता है। ओके, वो हमारा मैप बनने में ज्यादा काम करेगा, है ना, मैप बनने में, मैप बनाने में हमारी हेल्प करेगा वो इंफॉर्मेशन जो दैट के बाद आता है। गॉट इट? चारों रूल्स एकदम क्लियर है दिमाग में? बस इसी को अभी अलग अलग पैसेज में अप्लाई करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, इतनी बार करना है कि बस हमारा स्पीड पैसेज पे ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। ओके, अभी इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं पैसेजेस सॉल्व करके तुम्हें बता दूं, बट ऑब्वियसली मैं 100 पैसेज तो सॉल्व नहीं कर सकता हूं ना। हाँ, वो तो तुम्हें ही करना है। हाँ, जब तुम वो पैसेज सॉल्व करोगे ये सब रूल्स अप्लाई कर करके पढ़ना है, सो दैट तुम्हारा रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। कम से कम तुम वर्ड्स पढ़ रहे हो, एट द सेम टाइम पूरे जो ऑथर आइडिया जो तुम्हें देना चाह रहा है उस पैसेज से वो तुम्हारे दिमाग में कम्युनिकेट हो गया और तुमने उसका मैप बना दिया। इतना ही करना है। गॉट इट? हाँ, चलो अब नेक्स्ट रीडिंग रूल देखते जो है, इग्नोर द रिलेटिव क्लॉज। ओके, अभी रिलेटिव क्लॉज क्या होता है ना, तो ये देखो, द ड्रैगन हु ब्रीथेड ब्लू फायर, ठीक है, नो नो, अभी क्या, हैज रिटायर्ड। तो सीधा सीधा ऐसे बोल सकते थे ना, द ड्रैगन हैज रिटायर्ड। नहीं नहीं, द ड्रैगन हु ब्रीथेड ब्लू फायर, हु संग द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, हैज रिटायर्ड।
तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा बोल सकता था ड्रैगन हैज रिटायर्ड, है ना, बट मैं ड्रैगन के बारे में बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ कि ड्रैगन जो ऐसा करता था वैसा करता था, वो होता था, ऐसा होता था, वैसा होता था, अरे वो रिटायर हुआ है। बोलना क्या था, अरे ड्रैगन रिटायर हुआ है। बोला क्या, अरे ड्रैगन जो ऐसा था वैसा था, ये था वो था। हाँ, इधर वो है ना टाइम वेस्ट कर रहा है तुम्हारा रिलेटिव क्लॉज में, तो इसको भी क्या करना है, इग्नोर। सी कितने सिंपल चीजें बता रहा हूँ ना, क्या क्या चीजें इग्नोर करना है, तो रिलेटिव क्लॉज। कभी कभी ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो अशोका, ओके, अशोका द ग्रेट किंग डाइड ऑफ प्लेग, चलो सेंटेंस बना दिया। तो सीधा सीधा बोल सकता था ना, अशोका डाइड ऑफ प्लेग, अशोका द ग्रेट किंग हु हैज फॉट मेनी बैटल्स एंड द ग्रेट वॉर ऑफ कलिंग हैज डाइड ऑफ प्लेग, है ना। तो देखो ये सारी चीजें उसको बोलने की जरूरत नहीं थी अशोका के बारे में, बोलना तो इतना था अशोका हैज डाइड ऑफ प्लेग, है ना, बट उसने इतना सारा बड़ा चढ़ा के बोला, क्योंकि वो ऑथर है ना, लगना भी तो चाहिए कि वो ऑथर है। ऐसे बड़ा चढ़ा के बात नहीं करेगा तो तुम उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दोगे, बोले यार ये तो मैं भी लिख सकता हूँ, है ना, तो इसलिए उसको करना पड़ता है ऐसा। हाँ, बट हमें तो वो सारी चीजें इग्नोर करनी है ताकि हम इजिली वो पैसेज को समझ पाए और क्वेश्चन आंसर कर पाए, वही हम कर, इसलिए हमने रीडिंग रूल्स बनाए। ओके, सो जब भी ऐसे लगेगा ना, ये इसके सामने बहुत बड़ा, ये इस चीज के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा है जो अभी मेरे को पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिलेटिव क्लॉज बन रहा है ना, तो बस बोलना क्या चाह रहे हो सीधा सीधा वो बोलो। ओके, सो अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, है ना, ये बोलना चाहिए था, और अशोका डाइड ऑफ प्लेग, है ना, तो ये उसको बोलना था। बट अशोका हु वाज अ ग्रेट किंग हु फॉट मेनी बैटल्स, ये सब टाइम पास करता रहा, फिर बोला हैज डाइड ऑफ प्लेग। वैसे तो ड्रैगन हैज रिटायर्ड बोलना चाहिए था, बट उसने फिर बोला हु ब्रीथेड ब्लू फायर, ड्रैगन ऐसा था वैसा था, नहीं नहीं नहीं, ये रिलेटिव क्लॉज है। तो फीलिंग ले पा रहे हो इसका, है ना, रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, पढ़ के मत समझो, फील लो उसका, अच्छा ये चीज है, हाँ ये चीज के बारे में उसको ये बोलना था, हाँ, बट बीच में वो ये चीज बड़ा बड़ा के बोल रहा है, हाँ, जिनका जरूरत नहीं था, हाँ, जो मैं पढ़ूंगा तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ, है ना, तो मैं ऑथर के आइडियाज कम्युनिकेट इजिली नहीं कर पा रहा हूँ, बीच बीच में और फालतू चीजें पढ़ रहा हूँ जो मुझे नहीं पढ़नी चाहिए, वो ये है। गेटिंग इट, हाँ, तो एक और रिवीजन हो जाए, देखो बार बार यहीं पे लर्न कर लो ना, खुद क्यों लर्न करना है तुम्हें। अवॉइड रीडिंग एग्जाम्पल्स, हाँ, क्योंकि एग्जाम्पल्स इसलिए ऑथर देता है ताकि तुम इजिली समझ पाओ, बट तुम्हें ऑलरेडी समझ चुका है, बट अगर तुम्हें नहीं समझा है तो एग्जाम्पल पढ़ो, ठीक है। फिर अवॉइड रीडिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि ऑथर जो है अपने आइडिया सबसे सिंपल लाइन में देता है ना, तो नहीं समझ रहा है छोड़ दो। अवॉइड रीडिंग द डिपेंडेंट क्लॉज, है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अवॉइड, हाँ यहाँ पे था एवरीथिंग दैट कम्स आफ्टर द वर्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कंपाउंड सेंटेंस में दैट के बाद जो भी आता है वो इंपॉर्टेंट है ना। और लास्ट वाला था रिलेटिव क्लॉज, तो जब भी रिलेटिव क्लॉज आएगा उसको अगेन तुम्हें इग्नोर कर सकते हो ना, तो बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, रिलेटिव क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, एग्जाम्पल्स, ये चारों अवॉइड करना है। चाहिए और कुछ डिफिकल्टी लेवल नहीं है ना, एकदम सिंपल है, राइट। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं हमारा रीडिंग रूल क्या है। तो अभी क्या दिया, टू कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस जस्ट कांट कंबाइन, ठीक है, वी नीड टू हैव स्ट्रक्चर वर्ड्स टू कनेक्ट देम। अभी देखो दो अलग अलग सेंटेंसेस है, ओके, अशोका वाज अ ग्रेट किंग बट ही कमिटेड मेनी अट्रोसिटीज, है ना, हाँ, तो देखो अभी दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थे, एक तो मैं अशोका की तारीफ कर रहा हूँ कि अशोका क्या किंग था, ओके, मौर्यन एम्पायर क्या चलाया उसने, ओके, तो अशोका वाज अ ग्रेट किंग, बट फिर मैं बोल रहा हूँ ही क्रिएटेड मेनी अट्रोसिटीज ना, उसने कलिंग वॉर फाइट किया, ओके, बहुत लोगों को मारा, बहुत बुरे तरीके से मारा, तो ही क्रिएटेड मेनी अट्रोसिटीज, है ना, तो दो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस है, एक में मैं अशोका की तारीफ कर रहा हूँ, एक में मैं अशोका की बुराई कर रहा हूँ, तो दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए स्ट्रक्चर वर्ड्स। स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या होते हैं, अभी जो हमने यूज किया बट, फिर ऐसे भी तुम बोल सकते थे हावेवर, है ना, उसने ये किया, हावेवर ही डिड नॉट डू दिस, है ना, तो या राइट ना, वो भी यूज होता है, नेवरदलेस या ऑन द अदर हैंड, दस वी से दिस इज हैपनिंग, देयरफॉर, है ना, इन समरी, इन कंक्लूजन, मोर एवर। तो अभी देखो इधर से क्या समझा, दो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस को अगर कंबाइन करना है तो वो ऐसे ही कंबाइन नहीं होते, उनके लिए स्ट्रक्चर वर्ड्स लगता है ना, हाँ, तो ठीक है, स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या होता है पता चल गया, बट स्ट्रक्चर वर्ड्स का हमें क्या यूज है, वो हमारे रीडिंग रूल्स में क्यों आ रहा है ना, वो तो समझो। Structure words are very important in RC. Slow down when you are reading them. There is a strong probability that the question will be asked from this link. इसीलिए मैंने बताया। तो अभी क्या करना है, स्ट्रक्चर वर्ड्स जब भी तुम्हें दिखे, therefore, moreover, in conclusion, in summary, but, ओके, thus, ये जब भी तुम्हें ऐसे स्ट्रक्चर वर्ड्स दिखे, वहां पे ना पढ़ते पढ़ते स्लो डाउन हो जाओ,
तो अब तक मैंने तुम्हें बताया था क्या नहीं पढ़ना है, अभी बता रहा हूं क्या पढ़ना है ना। हाँ, तो वैसे तो स्ट्रक्चर वर्ड जब भी दिखेगा ना तो वहां पे थोड़ा स्लो होके वो लाइन को अच्छे से पढ़ो। मोर एवर, ओके, देयरफॉर, हाउएवर, बट, दस, देयरफॉर, इन समरी, ऐसा। तो जब भी तुम्हें ऐसा लग रहा है नहीं 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 दो सेंटेंस कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर वर्ड से, थोड़ा अच्छे से पढ़ता हो, क्योंकि है ना वहां पे जो है ना ऑथर अपना जो मेन आइडिया है ना वो कम्युनिकेट करता है। ये ऑथर के जो लिखते हैं ना पैसेजेस, जो बुक्स और नॉवेल्स और आर्टिकल्स वट एवर दे राइट, उसका पैटर्न ये होता है। Whenever someone wants to communicate an important idea, they will always, that will always be close to a structure word, है ना। तो जब भी तुम स्ट्रक्चर वर्ड्स पढ़ोगे तो अभी थोड़ा स्लो हो जाना है ना, और देखना है कि अभी ऑथर क्या बोल रहा है। ओके, फिर वो समझ गया, हाँ, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड रीड द रेस्ट ऑफ द पैसेज। ओके, सो रिमेंबर दिस अगेन वेरी वेरी वेल। ये हम अप्लाई करेंगे और तुम अच्छे से समझोगे कि इस चीज को एप्लीकेशन क्या है। ओके, बट जब तुम खुद से भी आरसी प्रैक्टिस करोगे और जब तुम अपने रीडिंग रूल्स अप्लाई कर रहे हो, ओके, तो ये चीज का ध्यान देना। देखो 5 आरसी सॉल्व करके तो कुछ होगा नहीं, है ना। कम से कम यू विल हैव टू सॉल्व 20 आरसी बाय योरसेल्फ विदाउट माय हेल्प एट ऑल। ओके, तुम्हें खुद से 20 आरसीज, नए आरसी सॉल्व करने होंगे। यू विल हैव टू अप्लाई ऑल दिस रीडिंग रूल्स एंड देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड हाउ डू यू अप्लाई देम बेटर। बस अप्लाई करते जाओ। टाइम, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द टाइम इनिशियली। पहले तो तुम रूल्स अप्लाई कर रहे हो ना, हाँ, तो थोड़ा टाइम जाएगा उसमें, बट जैसे ही तुम 20 आरसीज प्रैक्टिस कर देते हो, ये रूल्स अप्लाई कर करके वो रूल्स फिट हो जाएंगे दिमाग में। किसी को आके तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, अरे तुम ये कर रहे हो, ये वो वाला रूल है, ये वो वाला रूल है, नहीं, तुम्हारा दिमाग ट्रेन हो चुका है। करेक्ट, हाँ। सो जस्ट अप्लाई देम। मैं तुम्हें अभी अप्लाई करके बताऊंगा कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको, क्योंकि स्टिल आई एम टॉकिंग इन दी एयर, है ना। जब पैसेज में अप्लाई करूंगा बोलूंगा देखो ये रूल है, मैंने ये अवॉइड किया, देखो ये रूल है, ये अवॉइड किया हमने, ये रूल था, ये हमने यूज किया और हमने ये स्ट्रक्चर वर्ड्स आया इसलिए इसको पढ़ा, है ना। तो क्या नहीं पढ़ना है, एट द सेम टाइम क्या पढ़ना है, यहाँ पे वो बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना है। ओके, सो बस दो ही चीजें उसमें, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ऑल दैट यू नीड इज दिस। ओके, सो अप्लाई देम रेगुलरली। जितना ज्यादा तुम इन्हें अप्लाई करेंगे उतना बेटर तुम्हें ये समझेगा कि ये रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट नाउ, अभी क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेक्स्ट रीडिंग रूल। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फाइनल इफेक्ट, डोंट वरी अबाउट द इंटरमीडिएट कॉज। ओके, अभी है ना ऐसा पैसेज में बहुत होगा, क्योंकि ऑथर है ना हमें घुमाता रहता है। तो ये कॉज था, उसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ, ये दूसरे जो है इफेक्ट का कॉज बना, मतलब ये जो था ना ये उसका कॉज था और फिर ये इफेक्ट हुआ, फिर ये इफेक्ट जो है ना, हाँ, ये कॉज बना कोई और इफेक्ट का, ऐसा। तो ऐसा है, तो मेन कॉज ये था बट इफेक्ट अभी ये है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, चलो अभी थोड़ा हवा में बात हो रहा है, कॉज क्या है, द वायरस, द कोविड वायरस हैज बीन कमिंग, ओके, इनटू द ह्यूमन बॉडी। हाँ, वेयर डिड इट कम फ्रॉम, फ्रॉम बैट, ठीक है, तो वो सब समझ गया, वो एक कॉज था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, कंटेमिनेशन हैपेंड, है ना, एंड द वायरस वाज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेनी पीपल डाइड, ओके। उसके बाद क्या हुआ, वायरस का म्यूटेशन हुआ। हाँ, तो देखो उसका वायरस का म्यूटेशन हुआ, उसका मेन कॉज क्या है, मेन कॉज क्या है, ये क्या, पहली बात तो वायरस आया, है ना, पहली बात तो वायरस आया एनिमल से, बस उसके बाद तो उसको बॉडी मिल गया ह्यूमन का, उसके बाद वो म्यूटेट होता रहा, म्यूटेट होते होते वो अपने आप को चेंज करता रहा। बट देखो बीच में जितना भी आ रहा है ना ये कॉज, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। टू अंडरस्टैंड द फाइनल इफेक्ट, डोंट वरी अबाउट द इंटरमीडिएट कॉज। एनिमल से वायरस आया, वो म्यूटेट हो गया, हाँ, बीच बीच में क्या हुआ वो तुम्हें नहीं जानना है, फिर वो तुम्हें ऑथर घुमा रहा है वहां पे, ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ये इसका कॉज था, ये कॉज की वजह से ये इफेक्ट, फिर ये जो इफेक्ट था वो कॉज बना दूसरे इफेक्ट के लिए, फिर ये जो इफेक्ट था वो कॉज बना दूसरे इफेक्ट के लिए, फिर ऐसा चल रहा है ना। तो वही चीज हमें देखना है कि अरे मेन कॉज क्या था, हाँ, उसका मेन इफेक्ट क्या है, ये वायरस अभी म्यूटेट हो चुका है ना, ऐसा। तो जो भी है उस चीज में, है ना, इट केम इनटू द ह्यूमन बॉडी, मेनी पीपल डाइड एंड देन सो हैपेंड, ओके, देन क्योंकि वायरस गॉट मेनी बॉडीज, है ना, इट स्टार्टेड चेंजिंग इटसेल्फ, सो नाउ इट गॉट म्यूटेटेड। सो नहीं, मेनली वायरस आया एंड देन इट गॉट म्यूटेटेड नाउ। ओके, सो अगेन ये चीज थोड़ा अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट जब हम इसे पैसेज में अप्लाई करेंगे एंड विल सी टू इट कि कैसे ये हो रहा है, यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर। ओके, फॉर द टाइम बिंग जस्ट अंडरस्टैंड, ये ज्यादा रूल अप्लाई नहीं होता है, बट फिर भी समझ के रखो कि एक कॉज देगा, उसके बाद इफेक्ट देगा, फिर वो इफेक्ट दूसरा कॉज बन रहा है एंड देन सो ऑन। तो इमीडिएट कॉज याद रखो, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फाइनल इफेक्ट, डोंट वरी अबाउट द इंटरमीडिएट कॉज। ओके, सो इंटरमीडिएट कॉज क्या क्या हुआ है वो छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, फाइनल इफेक्ट क्या हुआ है, वायरस म्यूटेट हो चुका है ना, और वो याद रखो कि स्टार्टिंग वाला कॉज क्या था, हाँ, वहां से, उसके बीच बीच में वो घुमाता रहे, है ना, बट तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि किधर कैसे घुमा रहा है।
तो फाइनल इफेक्ट याद रखो, डोंट वरी अबाउट द इंटरमीडिएट कॉस्ट, ओके, उनको तुम क्लियरली उड़ा सकते हो, नहीं पढ़ेगे तो भी चलेगा, पढ़ लिया तो भी उनको इतना सीरियसनेस नहीं देना है, बस फाइनल इफेक्ट जो हो रहा है उसको याद रखना है, राइट। तो एक बार बस अभी रिवीजन कर देते, हो गया अभी हमारे सब कुछ, रीडिंग रूल्स इतने ही है, ठीक है, बस इससे ज़्यादा तो है नहीं। तो पहला क्या बोला हमने, रीडिंग रूल्स क्यों अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि हमें 1000 में से 300 वर्ड्स ही पढ़ने है ना, 30% ऑफ द पैसेज ही पढ़ना है, जिससे हम 10 में से एटलीस्ट 8 क्वेश्चन हम आंसर कर पाए, 80% ऑफ द क्वेश्चन आंसर कर पाए, ओके। और रीडिंग रूल से हम क्या करेंगे, मैप बनाएंगे। मैप कैसे बनाते हैं वो तो अभी तक हमने देखा ही नहीं, अब तक तो हम यही देख रहे हैं पैसेज में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ना है, ओके, ताकि तुम्हारा वहां पे टाइम वेस्ट ना हो। एग्जाम्पल्स कब पढ़ने, जब तुम्हें वो जो ऑथर लाइन बोल रहा है वो नहीं समझा है, तो तुम एग्जाम्पल्स पढ़ के वो लाइन अच्छे से समझ सकते हो, इन केस सच थिंग हैपन। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग रूल यही होगा, और बहुत स्टूडेंट्स ये रूल अप्लाई करते हैं, जब भी कुछ कॉम्प्लेक्स कंटेंट दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको इग्नोर कर दो। तो एग्जाम्पल्स इग्नोर करो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो नहीं समझ में आ रहा है उसको इग्नोर करो। पैसेज कैसे समझेगा, ऑथर जो है ना अपने आइडिया सबसे सिंपल लाइन में बताता है, तो ढूंढो कहां पे है वो सिंपल लाइन जहां पे मुझे ऑथर क्या बोलना चाह रहा है वो समझ में आएगा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इग्नोर करो, क्योंकि वैसे भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों हमें पता है, हाँ, तो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज जो है ना उसको इग्नोर कर सकते हो। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपने आप में स्टैंड करता है, स्टैंड अलोन एक सेंटेंस है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, ओके। फिर इन अ कंपाउंड सेंटेंस विच मीन्स जो दो अलग अलग सेंटेंस को यूज होके बना है, उसमें जो भी दैट के बाद आता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होगा, ओके, उसके बाद एग्जाम्पल वाला थर्ड ले सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हाँ, रिलेटिव क्लॉज एंड देन एग्जाम्पल्स, ओके, तीनों अवॉइड करना है। इग्नोर द रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज मींस एक बंदा है, उसके बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते जा रहा है, बट फाइनली उसको यही बोलना था कि उसके साथ ये हुआ है ना, वो नहीं बोल रहा है, बड़ा चढ़ा के बीच बीच में बहुत सारी चीजें बोल रहा है, ओके। तो रिलेटिव क्लॉज जितना भी वो बड़ा चढ़ा के बोल रहा है उस चीज को इग्नोर कर दो, राइट, हाँ। फिर जब भी स्ट्रक्चर वर्ड्स आएगा तो वो लाइन को थोड़ा स्लो होके और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो मेन आइडिया ऑथर का होता है, जो वो लिंक बनाना चाह रहा है पैसेज में, वो स्ट्रक्चर वर्ड्स के करीब ही होता है ना। तो स्ट्रक्चर वर्ड्स के जब भी तुम करीब आते हो तो उस लाइन उस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज वुड बी कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग दैट फेज, राइट। सो ये चीज याद रखना है। स्ट्रक्चर वर्ड्स कहाँ यूज होते हैं और स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या होते हैं वो तो हमने देख ही लिया है ना, हाँ। दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस को कंबाइन करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स, राइट। और ये एक फाइनल था, क्या जो भी फाइनल इफेक्ट होगा ना, वरी अबाउट दैट। उसके पहले क्या हुआ, वो बीच बीच में 10 कॉज पे कहां तुम्हें घुमा रहा है, यू डोंट हैव टू केयर फॉर दैट, ओके। क्या क्या कॉज हो, फाइनल इफेक्ट, वो सब चीजों की वजह से ये हुआ, हाँ। सो टू अंडरस्टैंड द फाइनल इफेक्ट डोंट वरी अबाउट द इंटरमीडिएट कॉजेस। फर्स्ट एक कॉज याद रखा, उसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ, बीच बीच में दो तीन कॉज होता है, राइट, हाँ। ये हम और अच्छे से समझेंगे जब हम पैसेज पढ़ रहे हैं, राइट। सो दिस फिनिश आर रीडिंग रूल्स। तो इसमें हमने क्या सीखा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इससे हमारा क्या होगा, स्पीड इंप्रूव होगा, हम कम से कम पैसेज पढ़ेंगे और इससे पैसेज का मैप बनाएंगे, करेक्ट ना, हाँ। अभी हमें क्या सीखना है, चलो कम से कम पैसेज तो मैंने पढ़ लिया, रीडिंग रूल्स मैंने अप्लाई कर लिए, और मुझे ये भी पता है कि ये एक पैसेज से नहीं होगा, कम से कम 20 पैसेज में मुझे ये रूल्स अप्लाई करते जाने होंगे, ताकि वो रूल्स जो है वो एकदम फिट हो जाए मेरे दिमाग, है ना। वो सारी चीजें तो तुम्हें क्लियर है। अभी ये रूल से तुमने पैसेज तो पढ़ लिया, पैसेज कम पढ़ लिया, कम पैसेज पढ़ के तुम्हें क्या बनाना है, मैप ऑफ द पैसेज। तो मैप ऑफ द पैसेज क्या होता है, देखो ये जितना भी बड़ा पैसेज है ना, उसको मैंने इतने से बॉक्स में फिट कर दिया। क्या मतलब, ठीक है, ये हुआ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखो मैप कैसे बनता है पैसेज का वो देख लो, पैसेज में हम और अच्छे से देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था रीडिंग रूल से पैसेज पढ़ लिया, दूसरा स्टेप है पैसेज का मैप बनाना। पैसेज का मैप बनाने का मीनिंग क्या है, पैसेज का जो भी आइडियाज है ना वो मैंने सिंपल से एक छोटे से चार्ट में पूरा आइडियाज लिख दिया, ताकि मुझे पैसेज बार बार पढ़ना ना पड़े, ताकि इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आए तो मैं और अच्छे से उन्हें समझ पाऊं, ओके। तो पैसेज का मैप कैसे बनता है, समझो एक पैसेज है जो ग्लोबल वार्मिंग पे बात कर रहा है, तो पैसेज ऐसे बोल रहा है कि अरे हम लोग है ना बहुत फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जला रहे हैं, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है तो वो जो है ना वो अर्थ में जो सनरेज आ रही है ना, हाँ, वो उनको ट्रैप कर रहा है ना, वो अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पा रही है। सनरेज आ रही है अर्थ में, हाँ, बट वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उनको उधर ही रोक दे रहा है। तो क्योंकि सनरेज अर्थ से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो सनरेज अर्थ में ही है, हाँ, अर्थ में तो क्या है, वो अर्थ को और गर्म कर रहे, हाँ, करेक्ट ना, हाँ।
फिर वो उसका कुछ एग्जाम्पल देगा जो मैं अवॉइड कर दूंगा क्योंकि मेरे को समझ गया। फिर वो बोलेगा अच्छा तुमको नहीं समझा, देखो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखो पैसेज कैसे चल रहा है मैं बना रहा हूँ ऐसी जस्ट। तो बोलेगा देखो मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। जब तुम्हें ना एक है ना ऐसा पॉलिथीन डालो, ओके, पॉलिथीन डालो और एक पॉलिथीन का टेंट बनाओ ऐसे, ठीक है, और उसके ऊपर सनराइज आन दो, धूप तो आ रहा है उस पर, है ना। तो अभी तुम देखोगे कि पॉलिथीन के अंदर, वो टेंट के अंदर तुम बैठोगे ना, हाँ, तो तुम्हें गर्म लगेगा क्योंकि वो टेंट क्या कर रहा है, अगर वो टेंट पॉलिथीन का है तो वो टेंट क्या कर रहा है, वो सनराइज को अंदर ले रहा है, हाँ, बट वो बाहर नहीं जाने दे रहा है। ओके, फिर वो बोलेगा इसको ही हम बोलते हैं यही हो रहा है अर्थ पे, यही कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है ना, वो सनराइज को अंदर आने दे रहा है, हाँ, बट वो बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो पॉलिथीन है ना, वही कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है अराउंड दी अर्थ। ओके, फिर वो बोलेगा तुमको अभी भी नहीं समझा, चलो अभी भी एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, देखो मैं ये सब एग्जांपल पढ़ना अवॉइड कर रहा हूँ अभी, है ना, मैं ये सब नहीं पढ़ रहा क्योंकि मेरे को ऑलरेडी समझ गया क्या है ग्लोबल वार्मिंग। तुमको पॉलिथीन और टेंट वाला एग्जाम्पल देके कुछ फायदा नहीं है, मैं समझ चुका हूँ। हाँ, जिसको नहीं समझा उसको बताओ, वो पढ़ेगा वो एग्जाम्पल, है ना। फिर वो बोलेगा देखो कभी कभी है ना तुम ऐसे धूप में कार पार्क करके चले जाते हो मॉल वगैरह में, हाँ, तो फिर तुम आके देखते हो तो कार बहुत गर्म हो गया है, हाँ, क्योंकि कार की कांच से तो अंदर हीट आ रहा है, हाँ, ओके, बट वो बाहर नहीं जा पा रहा है, तो कार जो है वो सन का जो सनरेज है, ओके, वो ट्रैप कर ले रहा है, तो उसकी वजह से कार गर्म हो जा रहा है। वही होता है अर्थ के साथ। अभी इसी इंफॉर्मेशन को जो पैसेज में दिया है, अगर मैं उसका मैप बना रहा हूं तो कैसे बनाऊंगा, तो मैं बोलूंगा ठीक है, ह्यूमंस, हाँ, क्या बोला, ह्यूमंस आर व्हाट, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, ह्यूमंस आर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपना लेयर बना रहा है, हाँ, ठीक है, लेयर बन गया अर्थ के अराउंड, ठीक है, फिर उसकी वजह से ट्रैपिंग द सन रेज, ओके, वो सन रेज को बाहर रिफ्लेक्ट होने नहीं दे रहा है ना, हाँ, वो सन रेज को ट्रैप कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ, अभी देखो, अभी आगे का पैसेज स्टार्ट होता है। तो जो कुछ भी मैंने बोला ना, ओके, इतने सारे एग्जाम्पल दिए उसने, कार का एग्जाम्पल दिया, टेंट का एग्जाम्पल दिया, वो समझाना तो इतनी ही चीज चाह रहा था ना, क्या अरे ह्यूमन फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सन रेज को बाहर नहीं जाने देता है, क्योंकि वो सन की रेज को बाहर नहीं जाने देता है तो अर्थ में रह जाती है सन की रेज, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बस इतना ही बोलना था उसको। अभी मैंने क्या किया, इतना सब कुछ जो मैंने एग्जाम्पल दे दे के बोला था वहां पे, सब समझा रहा था, उसको मैंने छोटा सा मैप में लिख दिया ताकि मेरे दिमाग में एकदम क्लैरिटी आ जाए कि क्या वो बोलना चाह रहा है। इसको बोलते हैं पैसेज का मैप। भी वो पैसेज हिस्ट्री पे हो, साइकोलॉजी पे हो, इकोनॉमिक्स पे हो, कहीं पे भी हो, तुम्हें ऐसा मैप क्रिएट करना है कि भाई बोलना क्या चाह रहे, आसानी से एक चार्ट में बताओ ना मुझे, ये बन रहा है मैप, समझ रहा है। तो यहाँ पे तुमने दो चीज की, वो जो उसने फालतू के एग्जाम्पल्स दिए ना पैसेज जब मैं बोल रहा था, तो वो तो तुमने अवॉइड कर दिया पढ़ना, क्योंकि तुम्हें समझ चुका था ना कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हाँ, तो वहां पे तुम्हारा पढ़ने में टाइम बच गया और तुम अभी क्वेश्चन इजिली आंसर कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास पैसेज का मैप रेडी है। तुम बार बार ऐसा जाओगे नहीं वहां पे कि अरे क्या बोला था, वापस जाके देखता हूँ, है ना, उस पर टाइम वेस्ट होता है। हाँ, अगर डेटा बेस्ड क्वेश्चन है तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन के टाइप्स वो तो हमने देखे ही नहीं है, उसमें जाना पड़ता है ना, क्यों जाना पड़ता है वो सब हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल सिर्फ मैप कैसे बनता है वो देखो, है ना, तो समझ गए वैसे मैप बनना। फिर देखो इसके बाद पैसेज कंटिन्यू होता है, खत्म नहीं हुआ, ठीक है, ये तो पहला 2 पैराग्राफ था। तीसरा पैराग्राफ में बोलता है अरे अगर अर्थ का टेम्परेचर अगर ऐसे ही बढ़ता रहा ना तो प्रॉब्लम ये होगा, इट विल लीड टू द मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम द पोलर आइस कैप्स। तो उससे क्या होगा, अरे उससे ज्यादा बर्फ अगर पिघलेगा क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है तो ज्यादा पानी हो जाएगा ना ओशन में, हाँ, ज्यादा पानी हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर लेवल्स इंक्रीज हो जाएगा ना, हाँ, फिर मुंबई जहां पे मैं रहता हूं उसमें क्या होएगा, अरे इट विल लीड टू द फ्लड्स इन मुंबई। ओके, मुंबई आइलैंड रहेगा ही नहीं क्योंकि वो पानी के अंदर चला गया, क्योंकि पानी का लेवल इतना बढ़ गया, क्योंकि आइस इतना मेल्ट हो रहा है। आइस क्यों मेल्ट हो रहा है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अर्थ का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है वो तो हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड तुम फॉसिल फ्यूल्स की तरह फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड तुम रिलीज कर, हो गया ना लिंक। तो उसके बाद उसने क्या बोला, देखो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ ठीक है, उससे प्रॉब्लम क्या होगा, इट विल लीड टू द मेल्टिंग ऑफ आइस, ओके, फ्रॉम द पोलर आइस कैप्स, ठीक है, ओके, उससे क्या होगा, दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन द सी लेवल्स ना, इंक्रीज इन द सी लेवल, उससे क्या होगा, अरे उससे क्या होगा, पीपल विल डाई, ओके, ओके, बिकॉज पीपल लिव ऑन द आइलैंड एरिया ना, है ना, so people will die, राइट, सो ये सब प्रॉब्लम है। ओके, अभी देखो वही चीज तो पैसेज में समझाना चाह रहा है, तो उसके लिए उसने ना बड़ा बड़ा लैंग्वेज यूज किया, बोलना तो उसको इतना ही था, इतना ही चीज था उसको बस।
राइट, बट उसके लिए वो बड़ी बड़ी चीजें यूज कर करके बता रहा है ना। फिर उसके बाद है ना पैसेज को और थोड़ा आगे लेके जा रहा है, बोल रहा है ठीक है ये सब हुआ ना, अभी उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पेरिस एग्रीमेंट, है ना। बट पेरिस एग्रीमेंट में फिर वो उसके कुछ और बताएगा, या देखो पेरिस एग्रीमेंट तो है, सारी कंट्रीज साथ में आके काम तो कर रहे हैं, है ना, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कुछ कंट्रीज एग्री नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिया है, इंटेंडेड कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो इंटेंडेड कॉन्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, हर एक कंट्री आके बोलता है कि नहीं नहीं मैं इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करूंगा, है ना, मेरे को भी अर्थ को बचाना है। तो चाइना ऐसे बोल रहा है, इंडिया ऐसे बोल रहा है, रशिया ऐसे बोल रहा है, यूएसए कुछ और ही बोल रहा है। यूएसए बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, तुम लोग है ना शायद मेरी जो कंपनीज है ना, हाँ उनको बंद कराना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे बोल रहे हो कि ऐसे सब कार्बन डाइऑक्साइड सब लेस एमिट करो, है ना। नहीं नहीं, मैं एक डेवलप्ड इकोनॉमी हूँ, मेरा जितना मन चाहेगा मैं उतना जो है ना एमिट करूंगा। तो दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प सेड नो व्हेन दे केम आउट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ओके, बहुत पहले की बात है, बट देन अगेन ये पैसेज में वो चीज यूज हो रही है ना। तो उसने बोला कि पेरिस एग्रीमेंट हो रहा है, बट देन कोई उस पर अमल नहीं कर रहा है, कोई उसको एग्री नहीं कर रहा है कि चलो हमने जो मान लिया है वैसे हम चलेंगे। ओके, फिर वो आ जाएगा इंडिया कुछ कर रहा है, इंडिया इज डूइंग समथिंग कॉल्ड एज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसपे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जितनी कंट्रीज है उनके वहां पे मैक्सिमम सनरेज आता है ना, हाँ क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है ना, करेक्ट एकदम सनरेज सीधा सीधा उनके ऊपर गिरता है। तो वो सारी कंट्रीज जो है वो मिलके सोलर एनर्जी को हार्नेस करेंगे। ओके, और जो भी चीज इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट हो सकती है सोलर एनर्जी से, दे विल वर्क ऑन दैट, एंड इंडिया इज हेडिंग दिस। ओके, हेडक्वार्टर्स इज एट हरियाणा ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो वही सेम चीज को वो कनेक्ट कर रहे हैं ना। तो बस पैसेज तो वैसे ही बना, तो फिर तुम वो लिख दोगे पेरिस एग्रीमेंट आया, हाँ, फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोला, हाँ, देखो ऐसे पैसेज चलता रहा। मिला तुम्हें मैप ऑफ द पैसेज, ये होता है मैप ऑफ द पैसेज। वो कहां से चला, क्या बोला, फिर कैसे उसने अपना थॉट प्रोसेस घुमाया, फिर किधर घुमा, फिर क्या बोला, फिर किधर जाके एंड कर रहा है, तो कंक्लूड क्या कर रहा है, ऐसे। तो इससे क्या होगा, पूरा पैसेज मेरी आंखों के सामने, पूछो अभी क्या क्वेश्चन पूछते हो, है ना। ये होता है क्रिएटिंग द मैप ऑफ द पैसेज। गॉट इट। अभी हम और जब पैसेज, अभी तो मैंने बना दिया ना पैसेज, बिना कोई पढ़े, बिना कुछ पढ़े मैंने इसे पैसेज बना दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ऑथर्स अपना फीलिंग्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, है ना, तो ऐसे ही कुछ कम्युनिकेट करते हैं। तो उसमें हमने दो चीज सीखी अब तक, क्या, कम से कम पैसेज कैसे पढ़ना है बाय अप्लाइंग द रीडिंग रूल्स, वो तुम्हें पता है। ओके, सेकंड, वो कम से कम पैसेज पढ़ के पैसेज का मैप कैसे रेडी करना है वो भी तुम्हें पता है। तो अब तक दो चीज हम सीख चुके हैं, एक तो रीडिंग रूल्स, जिससे हमारा पैसेज पढ़ने का स्पीड बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम पूरा पैसेज पढ़ ही नहीं रहे। दूसरा, हमें पता चला रीडिंग रूल्स पढ़ते ही पैसेज का मैप कैसे क्रिएट करते हैं। मैप क्यों क्रिएट करना है, ताकि हम इजिली क्वेश्चंस आंसर कर पाए, है ना। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कम्युनिकेट क्या कर रहा है ऑथर, और तुम तीसरे पैराग्राफ पे आ गए हो बट भूल गए हो कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या हो रहा है, तो तुम गए ना, फिर तुम्हें बार बार वो पैसेज पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, वो सारी चीजों में ना टाइम वेस्ट होता है। ओके, सो वो सब हमें अवॉइड करना है, इसलिए हम मैप बना रहे हैं। ओके, सो रीडिंग रूल्स अप्लाई करके पढ़ लिया, मैप बना दिया, अभी क्या करना है, क्वेश्चंस आंसर करेंगे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो अभी आता है। तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कितने भी अच्छे से समझ लो, क्या फर्क पड़ता है, तुम क्वेश्चन नहीं आंसर कर पा रहे हो तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिल रहे ना। हाँ, अभी एक आरसी पे देयर आर 7 to 8 to 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, छोटा सा आरसी रहा तो 4 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, बट जनरली 7 to 8 या 10 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इट्स वर्थ स्पेंडिंग टाइम ऑन आरसी। अभी क्वेश्चन पे तुम जाओगे, क्वेश्चन तुम आंसर करोगे, बट उसके पहला है ना तुम्हें ये चीज समझना है, देखो फर्स्ट 2 स्टेप तो हो गया ना, अभी थर्ड स्टेप पे जा रहे हैं, विच इज आंसरिंग द क्वेश्चन फॉर द पैसेज। तो यहाँ पे ना तुम्हें पहले तो ये समझना है, आंसर वगैरह करना तो छोड़ दो, वो तो मैप देख के तुम आंसर करोगे क्वेश्चन, पहले तुम्हें ये समझना है कि अरे क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन एक ऑथर एक पैसेज से पूछ सकता है। या तो एक एग्जामिनर, वो ऑथर ने जो पैसेज में आइडियाज कम्युनिकेट किए ना, एक एग्जामिनर उस आइडियाज को रिलेट करके कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट। सो उसका भी पैटर्न है, as I said everything has a pattern, you just need to have the right eyes to pick up the pattern। ओके, और यहाँ पे ये पैटर्न है। तो इतने सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो ये क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उसके लिए हम क्या डेवलप करेंगे, स्टार्ट में मैंने बताया था चीट कोड्स, है ना। हाँ, तो रीडिंग रूल्स अप्लाई करके हमने पैसेज जल्दी से जल्दी पढ़ लिया, पैसेज का मैप रेडी कर दिया, अभी पैसेज पे क्वेश्चन आएंगे वो आंसर करते हैं। हाँ, तो पहले हम ये समझ रहे क्या वो क्वेश्चन मुझे समझेगा कैसे कि ये वो टाइप का क्वेश्चन है ना, ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, तो कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं।
तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो पढ़ के मैं बाद में बताता हूं। अभी तुम्हें कैसे समझेगा कि ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? तो ये मेन आइडिया क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, लॉजिकल स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, टोन बेस्ड क्वेश्चन है, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड एप्लीकेशन क्वेश्चन है, या तो फिर वो तुम्हारा सिंपल वाला सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आ सकता है, जिसको हम डेटा बेस्ड क्वेश्चन में ही रखते हैं। ओके, सो इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं लिखा है। तो मुझे समझेगा कैसे ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है ना? तो पहली चीज तो हम वो समझेंगे बाय द मीन्स ऑफ कीवर्ड्स। तो कुछ कीवर्ड्स तुम्हें देखने हैं कि अगर ये पूछा है ना तो ये मेन आइडिया क्वेश्चन है, ये चीज बोला है ना उसने तो ये इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ये कीवर्ड आ गया ना तो ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये कीवर्ड आ गया ना तो ये टोन बेस्ड क्वेश्चन है। कीवर्ड मतलब एक वर्ड देख रहे हो तुम, तो उसने तुम्हें जो पूछा है ना उसमें एक वर्ड पिकअप कर रहे हो, तुम बोल रहे हो अरे ये वर्ड आ गया ना, हाँ तो ये टाइप का क्वेश्चन है, अरे अरे ये वर्ड आ गया ना, हाँ तो ये टाइप का क्वेश्चन है, वैसे। राइट, सो पहले हम वो देखेंगे कि कीवर्ड्स देखते तुम्हें समझ में आना चाहिए पहले 2 सेकंड में, अरे ये तो मेन आइडिया क्वेश्चन है, अरे ये तो इन्फरेंस है, अरे ये तो टोन बेस्ड है, अरे ये तो एक्सटेंडेड एप्लीकेशन क्वेश्चन है, ऐसे आ गया, समझ में आ गया कीवर्ड्स देख के। हाँ, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें चीट कोड्स अप्लाई करना है। चीट कोड्स जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। ओके, चीट कोड्स क्या होते हैं जो मैं तुम्हें पहले बोल चुका हूं। एक अगर तुम्हें गेम जो है, ओके, यू हैव टू रीच टू द लास्ट स्टेज ऑफ द गेम, तो तुम क्या करोगे? ओके, एक तो तुम ईमानदारी से पार करो, हर एक स्टेज पे मेहनत करो, हर एक जितना भी बॉसेस आता है स्टेज में उनको मारो और फिर गेम जीत जाओ, है ना? या तो तुम क्या बोल सकते हो, चीट कोड्स अप्लाई करूंगा, ओके, डायरेक्टली मेरे सारे स्टेज जो है वो पार हो जाएंगे, मैं फाइनल खेलूंगा और फाइनल जीत जाऊंगा, वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे तुम्हें समझा कि ये मेन आइडिया का क्वेश्चन है, अभी तुम्हारे पास चीट कोड्स है कि मेन आइडिया के जो भी क्वेश्चन है, पैसेज कहां से आ रहा है डजंट मैटर, मेन आइडिया का क्वेश्चन है ना वो, हाँ वो ये पूछ रहा है ना व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, हाँ तो उसको आंसर करने के लिए क्या चीट कोड्स है, कौन सी लाइन पढ़नी है, कहाँ मिलेगा इसका आंसर, कैसे सोचना है, वो सारे इसके चीट कोड्स है। वैसे हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास चीट कोड्स है। ओके, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है तो उसके लिए क्या चीट कोड होगा, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है तो उसके लिए क्या चीट कोड होगा, एक्सटेंडेड एप्लीकेशन क्वेश्चन है तो उसके लिए क्या चीट कोड होगा, क्या चीज हम सोचेंगे, क्या चीज हम पढ़ेंगे, ओके, और कैसे सोचेंगे ताकि हमें जल्दी से जल्दी उसका आंसर मिल जाए, राइट ना? तो बस इतना ही है, हो गया, आरसी इज ओवर। रीडिंग रूल्स अप्लाई किया, पढ़ लिया, हाँ अच्छे से पढ़ लिया, जल्दी पढ़ लिया, हाँ उसके बाद मैप बना दिया, हाँ उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने, हाँ क्वेश्चन में तुम्हें पहले ये समझना है कि कौन सी टाइप का क्वेश्चन है वो, हाँ वो कैसे समझेगा, तुम्हें कीवर्ड्स देख के, ये कीवर्ड है मतलब ये टाइप का क्वेश्चन है, हाँ तो तुमने डिसाइड कर लिया कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद तुम्हें उस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए मैं कोई चीट कोड्स दूंगा, ये मेन आइडिया का क्वेश्चन है उसका आंसर इधर मिलेगा, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है उसका आंसर इधर मिलेगा, ऐसे सोचना है। ये सारे चीट कोड्स है, तुम चीट कोड्स अप्लाई करोगे, आंसर निकालोगे, क्वेश्चन इज ओवर, पैसेज इज ओवर, यू आर डन, डू विद इट, बस यही करना है। गॉट इट? ओके, सो अभी मैं तुम्हें सारे टाइप के क्वेश्चन जो आ सकते हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये यही टाइप का क्वेश्चन है और उसके लिए चीट कोड्स क्या है वो तुम्हें बता दूंगा। हो गया, ये सब बता दिया, अभी तक नहीं बताया बट बता दिया वंस, सब कुछ हो चुका है। उसके बाद मैं कुछ आरसीज पिकअप करूंगा, उसमें सारी चीजें अप्लाई करूंगा। देखो रीडिंग रूल से मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, देखो मैंने ऐसे मैप बनाया आरसी का, फिर मैं ऐसे क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन में ये कीवर्ड देख के मुझे समझा कि अच्छा ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ये कीवर्ड देख के समझा कि मुझे अच्छा ये मेन आइडिया वाला क्वेश्चन है, वैसे फिर मैंने ऐसे ये चीट कोड अप्लाई किया और ऐसे इसका आंसर निकाला। तो मैं तुम्हें 4 पैसेज सॉल्व करके बता रहा हूं कि देखो मैंने सारी चीजें ऐसे अप्लाई की, तुम क्या करोगे अपने एंड से 20 पैसेजेस सॉल्व करो, ये सारी चीजें अप्लाई करो and make sure you master everything that I had told you in this workshop, okay? Because this is all that you need to crack any kind of RC that comes in your way. So with this introduction, let us now understand the types of question that you can get in an RC, okay? So अभी कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं? पहला टाइप का क्वेश्चन होता है उसे हम बोलते हैं मेन आइडिया क्वेश्चन, फिर आते हैं डेटा बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिकल और स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, टोन और एटीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस क्वेश्चन एंड एक्सटेंडेड एप्लीकेशन क्वेश्चन। ओके, तो अभी इसमें तुम्हें सीखना क्या है? 3 चीज। पहले तो होता क्या है, मेन आइडिया क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, तो ये क्वेश्चन होता क्या है पहले तो वो समझना। ओके, व्हाट इज दिस क्वेश्चन अबाउट, ठीक है, समझ गया? ओके, उसके बाद तुम्हें एग्जाम में समझेगा कैसे शॉर्टली, क्या रही ये एक्सटेंडेड एप्लीकेशन क्वेश्चन ही है, ये मेन आइडिया क्वेश्चन ही है ना, ये इन्फ्रेंस क्वेश्चन ही है, तो उसके लिए क्या कीवर्ड्स देखने चाहिए, वही जो मैं तुम्हें पहले भी बता रहा था, कौन सा कीवर्ड्स देख के बताओगे कि अरे ये तो ये वाला क्वेश्चन ही है ना। हाँ, फिर एक बार तुम्हें समझ गया कि अरे ये क्वेश्चन में ये यही पूछता है, कीवर्ड्स देख के समझ गया कि अच्छा यही वाला क्वेश्चन है,
फिर क्या करोगे तुम, उसमें चीट कोड्स अप्लाई करोगे। हर एक क्वेश्चन के लिए हमने चीट कोड्स बनाए है ना, कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसी होगा, इधर ही मिलेगा है ना, तो वो सारी चीज, तो वो चीट कोड्स अप्लाई करके उसका आंसर निकालना है बस। तो समझना है कि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, कौन से कीवर्ड्स देख के, फिर अगर क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया, अभी चीट कोड्स अप्लाई करके ये क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालूंगा, बस। क्लियर है, पूरा दिमाग क्लियर है? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं मेन आइडिया क्वेश्चन, एक एक करके देखते हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे हम। मेन आइडिया क्वेश्चन क्या होता है? सो मेन आइडिया क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द मेन थीम क्वेश्चन? ओके, तो पहली बात तो मेन आइडिया क्वेश्चन क्या होता है, देखो समझो। अभी है ना, उसने अभी वो हमारा वाला ही पैसेज लेते, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वाला, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, सन का रेज ट्रैप हो रहा है, अर्थ हीट हो रहा है ना, आइस मेल्ट हो रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, हम मर जाएंगे, पेरिस एग्रीमेंट आया, वही वाला पूरा पैसेज लेते, ठीक है। तो उस पैसेज, वो पैसेज तो तुम्हें याद है ना? हाँ, तो उस पैसेज में तुम्हें पूछ रहा हूं, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? मेन थीम ऑफ द पैसेज इज रिगार्डिंग द पेरिस एग्रीमेंट। नहीं, वो तो लास्ट पैराग्राफ में बात हुआ। ओके, मेन थीम ऑफ द पैसेज इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। अरे ओजोन लेयर डिप्लीशन का बात ही नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ पर तो बात हो रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। ओके, मेन थीम ऑफ द पैसेज इज इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन नो, वो बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, बट वो बोल रहा है अरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो उस पर क्लाइमेट चेंज पे क्या असर होगा और फिर हमारे सर्वाइवल पे क्या इफेक्ट होगा, है ना। वो है मेन थीम ऑफ द पैसेज। तो जब उसने ऐसा बोला, द मेन थीम ऑफ द पैसेज इज इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, दैट इज थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑन अर्थ। हाँ, यही तो वो बोलना चाह रहा है, यार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो अर्थ हीट होगा, अर्थ हीट हुआ तो हम सब मर जाएंगे। कैसे? क्योंकि आप फिर वाटर लेवल राइज होगा, हम उससे कोप अप नहीं कर पाएंगे क्लाइमेट चेंज से एंड ऑल ऑफ अस विल डाई। वो बोलना चाह रहा है। तो वो ये नहीं बोल रहा है कि पहले के पैराग्राफ में क्या बोला, लास्ट पैराग्राफ में पेरिस एग्रीमेंट बोल रहा है, ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है। वो ये सब पूछ ही नहीं रहा है कि इंडिविजुअल पैराग्राफ में हो क्या रहा है। वो बोला तुमने पैसेज पढ़ा ना, मैंने बोला हाँ। तो बोला पैसेज में कितना पैराग्राफ था? 4 पैराग्राफ। वो चारों पैराग्राफ पढ़ने के बाद तुम्हें क्या लगता है वो मेन थीम ऑफ द पैसेज क्या है? तो तुम्हें ना उसमें पूरा पैसेज कनेक्ट करना पड़ता है ना, कि अरे एक्चुअली में ऐसा हो रहा है, राइट? हाँ, तो वो होता है मेन थीम ऑफ द पैसेज। तो ठीक है, समझ गया ना? हाँ, तो वो पूरे पैसेज का थीम क्या है? एक पैराग्राफ के बारे में मत बताओ, पेरिस एग्रीमेंट एक पैराग्राफ है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है वो एक पैराग्राफ है ना। हाँ, बट तुम जो है मुझे बताओ कि ठीक है वो लेवल बढ़ रहा है उसका क्या क्या मतलब, क्या बोलना क्या चाह रहे हो पैसेज में, मेन थीम क्या है ना? हाँ वो, राइट ना। हाँ, तो पूरा पैसेज इसमें आता है। ओके, एंटायर पैसेज इज व्हाट दे वांट यू टू कंसीडर। या पूरा पैसेज पढ़ो और बताओ उसका मेन थीम क्या है, राइट? समझ गया क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है? हाँ, अभी समझेगा कैसे क्या वो मेन थीम क्वेश्चन है? तो कुछ ऐसा पूछेगा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, वो जो एग्जामिनर होता है ना, वो कैसा वोकैबुलरी यूज करता है टू आस्क यू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना। तो ये सारा वोकैबुलरी, ये सारा कीवर्ड्स तुम्हें दिखाना कि अरे व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज पूछ रहा है, मतलब ये मेन थीम क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन थीम बोला है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, खुद ही बोल रहा है मेन थीम बताओ। व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द समरी ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द प्राइमरी कंक्लूजन फ्रॉम द पैसेज, व्हाट आर द की आइडियाज ऑफ द पैसेज, which of the following statements will the author strongly support। तो ऐसा कुछ आ रहा है। मेनली ये सब भी भूल जाओ, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट ये सब याद रखो, प्राइमरी पर्पस, मेन थीम, जिस्ट, समरी, कंक्लूजन, की आइडियाज। जब भी ऐसा वोकैबुलरी दिखेगा ना क्वेश्चन में, व्हाट आर द की आइडियाज ऑफ द ऑथर, व्हाट इज द मेन थीम, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, ओके, व्हाट इज द समरी ऑफ द पैसेज। तो समरी बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन अलग होता है, बट यहाँ पे वो कुछ अलग तरीके से पूछता है। Okay, what do you think is the summary of the passage? So वही मेन थीम ऑफ द पैसेज पूछ रहे, समझ में आ गया? हाँ, तो मेन थीम क्वेश्चन क्या होता है, पूरा पैसेज पढ़ के तुमको क्या समझा, वो मेन थीम क्वेश्चन होता है। और फिर और या तो पूरे पैसेज में मिलाओगे तो ऑथर एक्चुअली में 2 लाइन में बोलना चाहते हो, तो 2 लाइन में वो ऑथर बोलना क्या चाह रहा है। चारों पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद 2 लाइन में अगर तुम्हें बोलना है तो पूरा पैसेज को कंबाइन करके बोलोगे 2 लाइन में ऑथर बोलना क्या चाह रहा है ना। वो चीज है मेन थीम ऑफ द पैसेज। और ये सारे कीवर्ड जब तुम देखोगे तो तुम्हें समझ जाएगा कि अच्छा वो मेन थीम वाला क्वेश्चन पूछ रहे है ना। तो 2 चीजें क्लियर हो गई कि मेन थीम का क्वेश्चन होता क्या है, मेन थीम, दूसरा मेन थीम का क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन से कीवर्ड्स देख के, है ना। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या, अब आता है चीट कोड्स। पता तो चल गया मेन थीम का क्वेश्चन है, पैसेज पढ़ के मैंने उसका मैप भी बना लिया है। हाँ, अभी मैं आंसर कैसे करूंगा,
मेन थीम वाला क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारे चीट कोड। चीट कोड से मतलब हम क्लियरली चीटिंग कर रहे हैं। ओके, हम ऐसा नहीं है पैसेज समझा, पैसेज मेरे खून में दौड़ रहा है, मुझे एक एक मीनिंग क्लियर है, फिर मैं आंसर कर रहा हूँ। फिर तो तुम नॉर्मली गेम खेल रहे हो ना, तुम्हारे पास इतना टैलेंट है कि तुम वो गेम क्रैक कर पा रहे हो, तो तुम्हें चीट कोड्स की क्या जरूरत है ना। चीट कोड्स की जरूरत तुम्हें तब पड़ती है जब तुम्हारे पास इतना स्किल्स अभी नहीं डेवलप हो पा रहा है। क्या ना कह रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पैसेज बोल क्या रहा है, क्योंकि पैसेज तो इकोनॉमिक्स पे है, मैंने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं है, तो अभी तुम्हें चीट कोड्स का जरूरत है ना, क्योंकि तुम्हें तो मार्क्स चाहिए। ओके, 90% ऑफ द टाइम ये सारी चीजें क्लिक हो जाएगी। अभी 10% पे तो हम रिस्क ले सकते हैं, तो 90% जो ज्यादा से ज्यादा होता है उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो अभी क्या करना है, चीट कोड्स, अप्रोच टू सॉल्व द मेन थीम क्वेश्चन, 4 प्लेसेस वेयर यू विल फाइंड द आंसर। मैं तुम्हें डायरेक्टली बता दे रहा हूं कि देखो 4 जगह तुम्हें आंसर मिल सकता है अगर 4 पैराग्राफ का पैसेज है तो, क्योंकि हमारा 4 पैराग्राफ का ही पैसेज था ना ग्लोबल वार्मिंग वाला, हाँ वो जो मैंने बना दिया था वैसे। तो 4 पैराग्राफ का पैसेज है तो क्या होगा, तो तुम्हें ना इसका आंसर देखो, अभी ये रट्टा नहीं मारना है, ये लॉजिक से आ रहा है। ओके, इसका आंसर कहां मिलेगा, फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन, या तो क्या सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन। तो इसको लॉजिक से याद रखो क्योंकि इसके बाद और भी आएगा। फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन, हाँ, फिर सेकंड पैराग्राफ पे चले जाओ फर्स्ट लाइन, बस फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ देखा, हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, हाँ, सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, हाँ, और लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन, हाँ, बस इतना याद रखना है। तो जब भी तुमने क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया कि अरे ये मेन थीम क्वेश्चन है, ओके, तो मुझे तो ज्यादा मेन थीम समझा नहीं है, हाँ, समझ गया तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, हाँ, बट नहीं समझा है तो उसका आंसर कहाँ मिलेगा। तो जनरली जो ऑथर को बोलना होता है ना मेन थीम, क्या ये चीजें मैं बताने वाला हूँ तुमको, वो फर्स्ट पैराग्राफ में बता देता है या तो सेकंड पैराग्राफ में बताएगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट और लास्ट लाइन, सेकंड पैराग्राफ का चालू हो रहा है तो फर्स्ट लाइन, और लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन। ओके, पहले फर्स्ट पैरा उसका फर्स्ट लास्ट, फिर सेकंड पैरा का फर्स्ट ले लिया ना, हाँ, अभी लास्ट पैरा का लास्ट ले, ओवर ओवर ओवर, यहीं पे तुम्हें उसका आंसर मिलेगा। ओके, तो कभी कभी वो ऐसा 1-2 लाइन में लिख देता है कि देखो ये चीज मैं बोलना चाह रहा हूं पूरे पैसेज में, है ना, वहां से हम ये आंसर पिकअप कर रहे हैं इन केस तुम्हें पूरा पैसेज समझा नहीं है। ओके, और क्या, अगर 7 पैराग्राफ का पैसेज रहा तो, अभी तो 4 पैराग्राफ का पैसेज था ना, हाँ, तो 5 to 7 पैराग्राफ का पैसेज रहा तो, अभी जनरली इतना बड़ा नहीं आता बट आ गया तो, है ना, क्या भरोसा है एग्जाम में, हाँ, तो उसमें क्या करना है, देखो वही चीज रिपीट हो रहा है, अभी फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, हाँ, सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, हाँ, तो वहीं से सब कुछ आ रहा है। ओके, अभी क्या करना है तुम्हें, सेकंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन भी लेना है, फिर थर्ड पैराग्राफ तक जाना है, और फिर लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन। तो देखो यहाँ पे भी पैटर्न है, वहां पे मैंने सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ लिया था, उसका फर्स्ट और लास्ट लाइन था, हाँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ दोनों का फर्स्ट और लास्ट लाइन। ओके, तो वहां पे मैं सेकंड पैराग्राफ तक गया था, यहां पे मैं थर्ड पैराग्राफ तक जा रहा हूं, बाकी सब सेम है। ओके, तो थर्ड पैराग्राफ तक जा रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट और लास्ट लाइन, सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट और लास्ट लाइन, थर्ड पैराग्राफ का सिर्फ फर्स्ट लाइन, हो गया ना, वैसे ही है ना, हाँ, तो यहाँ पे मैं थर्ड पैराग्राफ तक जा रहा हूं, बाकी तो वही सेम है, लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन। समझ में आ रहा है, हाँ, वैसे तो 4 पैराग्राफ का रहा तो फर्स्ट पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट और लास्ट लाइन, हाँ, सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, सेकंड पैराग्राफ तक जाओ, उसके बाद तो लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन, हाँ, 5 से 7 पैराग्राफ का अगर पैसेज है तो क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ तक जाओ, तो फर्स्ट का फर्स्ट और लास्ट, सेकंड का फर्स्ट और लास्ट, थर्ड का फर्स्ट, हाँ, और लास्ट का तो लास्ट हमेशा रहता है, तो रट्टा नहीं मारा है, अभी याद हो गया। 4 पैराग्राफ का रहा तो 2 पैराग्राफ तक इंपॉर्टेंट है, 7 पैराग्राफ का रहा तो 3 पैराग्राफ तक इंपॉर्टेंट है, बाकी तो लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन। यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, डायरेक्ट आंसर। ओके, तुम अभी मुझे ये भी पूछ सकते हो कि क्या सर इतना डेफिनेटली कैसे बता सकते हो, इतने सारे पैसेज पढ़ोगे ना और उनका पैटर्न देखोगे ना तो ऐसे होता है, इतने सारे पैसेज 100 पैसेज पढ़ के कैट और सारी एग्जाम, ओके, आईबीपीएस से लेके कैट से लेके सारी अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें आरसी आता है, वो सारों का पैटर्न अगर बनाओगे तो कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा। Okay, that is what I had identified. So this is a hard work of a lot of years. Okay, from this the cheat codes have been developed. So make sure you use it well. समझ गया, हाँ, तो ठीक है, मुझे आंसर कहां से मिलेगा वो तो मुझे पता चल गया है, ठीक है, हाँ, अभी क्या, अभी है ना थोड़ा और इसमें अच्छे से सोचते हैं। अभी है अगेन दिस हैज कम विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बाय लुकिंग एट मेनी पैसेजेस। अप्रोच टू सॉल्व द मेन थीम क्वेश्चन, ठीक है, जंपिंग फ्रॉम 4 लाइंस टू 1 लाइंस। अभी 4 पैराग्राफ का पैसेज है ना, हाँ, उसमें तुमने 4 लाइंस आइडेंटिफाई कर लिए ना कि ये 4 लाइंस में से मेरे को मेन थीम का आंसर मिलेगा, हाँ, वो 4 से भी 2 लाइंस पे जंप कैसे करना है, विच मींस वो 4 में से भी 2 लाइन में एलिमिनेट कर दे रहा हूं, कैसे, ऐसे। इफ द मैप ऑफ द
first paragraph does not match with the map of the last paragraph, then the first paragraph is fundamentally giving you background information in simple language. First paragraph is useless. ओके तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैंने मैप तो बना के रखा है ऑलरेडी पैसेज का. हाँ, तो अगर मैप ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ डज नॉट मैच विद द मैप ऑफ लास्ट पैराग्राफ, वो मैच होना ही चाहिए. क्योंकि जब तुम किसी चीज का इंट्रोडक्शन देते हो तो तुम बता रहे हो कि देखो मैं ये चीज तुम्हें बताने वाला हूं, और जब किसी चीज को तुम कंक्लूड करते हो तो तुम बोलते हो कि ये चीज मैंने तुम्हें बता दी. हाँ, तो अगर फर्स्ट पैराग्राफ का मैप और लास्ट पैराग्राफ का मैप, हाँ, अगर वो दोनों मैच नहीं होता है तो बाद में देखते क्या होता है, नहीं होता है तो क्या करना है, तो मतलब वो जो फर्स्ट पैराग्राफ था ना उसमें वो ऐसे कुछ फालतू का इंट्रोडक्शन दे रहा था, है ना, उसमें वो मेन थीम जो वो बोलना चाह रहा है पैसेज में वो चीज नहीं बोल रहा था. तो मतलब फर्स्ट पैराग्राफ पे तो फालतू का इंट्रोडक्शन था, है ना, कि ह्यूमंस आर डूइंग दिस. अभी अपना वाला ही देखो, वो जो था ना ग्लोबल वार्मिंग वाला, तो उसमें वो कभी ऐसे बोल सकता है ह्यूमंस आर डूइंग दिस, ह्यूमंस आर डूइंग दैट, ह्यूमंस से ये हो जाएगा वो हो जाएगा. तो वो तो बता ही नहीं रहा है कि मेन थीम क्या है. मेन थीम तो ये ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, उससे आइस मेल्ट होगा और राइजिंग लेवल ऑफ सी, और उससे हम मर जाएंगे, है ना. तो मेन थीम तो ये था, बट उसने बोला ही नहीं ना फर्स्ट पैराग्राफ में, ऐसा कुछ घुमाता रहा ह्यूमंस ये कर रहे हैं, वो ह्यूमंस वो कर रहे हैं. तो मुझे क्या पता चला, अरे मैप ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ डज नॉट मैच विद द मैप ऑफ लास्ट पैराग्राफ. मतलब फर्स्ट पैराग्राफ उसने इसे सिंपल इंट्रोडक्शन के लिए यूज किया है, तो फर्स्ट पैराग्राफ तो यूजलेस है. अगर वो यूजलेस है तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ एलिमिनेट ही कर देता हूं. तो देखो उसमें क्या था, मेन थीम कहां मिलेगा, फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन दोनों उड़ा दो. तो बचा क्या, सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन, ओवर. यहीं से तुम्हें मेन थीम का आंसर मिल जाएगा. तो पहले जो मैंने 4 लाइंस बताई थी ना, हाँ, उसमें से भी मैं ये 2 लाइंस अभी एलिमिनेट कर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि अरे फर्स्ट पैराग्राफ तो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो तो ऐसी बैकग्राउंड में कुछ तो इन्फॉर्मेशन, फालतू सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसका मुझे जरूरत ही नहीं है, वो क्या मुझे मेन थीम देगा ना. तो 4 का भी 2 लाइन कर दिया. वैसे ही तुम इसमें भी क्या कर सकते हो, अभी देखो अगर मैच नहीं हो रहा है ना फर्स्ट पैराग्राफ, अभी इसमें क्या करोगे तुम, इसमें तुम क्या करते हो, फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ को लेते हो ना. हाँ, तो अभी क्या करूंगा मैं, फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ का जो मैप है, अभी मैं 7 पैराग्राफ के पैसेज की बात कर रहा हूँ. 4 पैराग्राफ पे तो हमने समझ लिया ना, हाँ, 4 का 2 लाइन हो गया. हाँ, अभी इसमें क्या करना है, 7 पैराग्राफ में भी मैं सेम चीज कर रहा हूं, मैं फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ का मैप जो है ना उसे मैच करूंगा किसके साथ, लास्ट पैराग्राफ के मैप के साथ. अगर मैच हो गया तो ठीक है, बट अगर मैच नहीं हुआ तो मतलब फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ जो है ना वो दोनों जो है वो मुझे एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहा था जिसका मुझे जरूरत नहीं है, जो मुझे मेन थीम का आंसर नहीं देगा. तो पहला 4 लाइन एलिमिनेट कर दो. फर्स्ट पैराग्राफ पूरा गया, सेकंड पैराग्राफ पूरा गया, थर्ड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन, बस वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. देखिए वही चीज यहाँ पे बोला है कि अगर मैप ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ डज नॉट मैच विद द मैप ऑफ द लास्ट पैराग्राफ, तो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ आर यूजलेस. सेम चीज है, पैराग्राफ बढ़ गया, 4 पैराग्राफ रहा तो फर्स्ट पैराग्राफ निकल गया, 7 पैराग्राफ रहा तो मैं फर्स्ट और सेकंड और लास्ट भी देखता हूँ ना, तो फर्स्ट और सेकंड का अगर मैच नहीं होता है लास्ट से तो फर्स्ट और सेकंड गया, फर्स्ट और सेकंड गया तो फर्स्ट और सेकंड का सारा लाइन गया ना. हाँ, तो बचा कितना, ये 2 लाइन से मुझे आंसर मिल जाए. 8 तो अगर मैच नहीं हो रहा है तो खुश हो जाओ, वो तो और अच्छा है ना, हाँ, क्योंकि तुम्हें जल्दी से आंसर मिल जाएगा. ठीक है, अभी ये देखते हैं कि ठीक है मैच नहीं हो रहा है, तो ये अगर मैच हो गया तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो चीज वो बोल रहा है वही सेम चीज को वो कंक्लूड कर रहा है लास्ट पैराग्राफ में. अगर ये दोनों चीजें मैच हो गई तो मतलब फर्स्ट पैराग्राफ अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब तुम फर्स्ट पैराग्राफ से ही आंसर निकाल लोगे. तो अभी क्या देखना है तुम्हें, फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन, एज सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट. गेटिंग इट. हाँ, तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी देख लो, मैंने बहुत सिंपल चीजें बताई. अगर एक पैसेज में 4 पैराग्राफ है, मेन थीम का आंसर चाहिए तो तुम्हें किधर मिलेगा, फर्स्ट पैराग्राफ, है ना. हाँ, तो फर्स्ट पैराग्राफ पूरा देखो, सेकेंड पैराग्राफ तक जाओ. अगर 4 पैसेज वाला है तो सेकेंड पैराग्राफ तक जाओ, है ना. हाँ, बस सेकेंड पैराग्राफ तक गया मतलब फर्स्ट पैरा का फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैरा का लास्ट लाइन, हाँ, सेकेंड पैरा का फर्स्ट लाइन, हाँ, वो ये तो लास्ट में आता ही है, बाकी लास्ट पैरा का लास्ट लाइन, बस. अगर 4 पैराग्राफ का पैसेज है तो, अगर 7 पैराग्राफ का पैसेज है तो कहां तक जाओगे, फर्स्ट के साथ अभी सेकंड भी लो, तो फर्स्ट को लिया, हाँ, सेकंड को भी लो, हाँ, ओके, फिर क्या, थर्ड तक जाना है. तो यहां पे कहां तक जाना था, सेकंड तक जाना था, है ना. यहां पे कहां तक जाना है, थर्ड तक जाना है ना. हाँ, तो फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट,
सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट, सेकेंड पैराग्राफ का लास्ट, थर्ड पैराग्राफ का फर्स्ट। तो यहाँ पे तुम सेकेंड तक गए थे, यहाँ पे तुम थर्ड तक जा रहे, 7 पैराग्राफ है तो, है ना। हाँ, बाकी तो ये होता ही है लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन, ये तो हमेशा ही रहता है ना। हाँ, ये तो कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गया। हाँ, फिर मैंने तुम्हें बोला कि अगर मैप मैच नहीं करता है, इसकी बात करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ का मैप लास्ट पैराग्राफ के मैप से मैच नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट पैराग्राफ कुछ काम का नहीं है, वो फालतू का इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो आंसर इन दोनों से आ जाएगा। सेम चीज अगर यहाँ पे होता है, फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ का जो मैप है वो लास्ट पैराग्राफ के मैप से मैच नहीं करता है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंपेयर कर, क्योंकि कम पैराग्राफ है ना। हाँ, फर्स्ट को लास्ट से, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड को लास्ट से, है ना, क्योंकि ज्यादा पैराग्राफ है ना। हाँ, इसलिए तो अगर वो मैच नहीं होता है तो ये सारी यूजलेस इंफॉर्मेशन, इनको निकाल, तो आंसर इन दोनों से आ जाएगा। गॉट इट। हाँ, अगर मैच हो गया तो, अगर मैच हो गया फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ का मैप, तो विच मीन्स फर्स्ट पैराग्राफ मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं क्या करूंगा भाई, फर्स्ट पैराग्राफ तो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अभी तुम देखोगे, फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, है ना। और यहां पे भी अगर मैच हो गया तो क्या, फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ का जो मैप है वो लास्ट पैराग्राफ के मैप से अगर मैच हो जाता है, तो तुम क्या बोलोगे, अरे अभी तो जो है ना फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उधर से आंसर मिलेगा, मेन थीम का आंसर वहां से मिलेगा, क्योंकि जो उसने पहले बोला था ना वही चीज वो कंक्लूड कर रहा है। तो मतलब पहले उसने कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं दी किसी टॉपिक के बारे में, कोई भी टॉपिक हो ना, वो सही चीजें बात कर रहा है, तो मेन थीम का आंसर वहां से मिलेगा। गॉट इट। बस इतना ही सीखना था, हो गया हो गया, ये चीट कोड, समझ गया, क्लैरिटी आ गया एकदम दिमाग में। हाँ, तो अगेन एज आई सेड, इसको रट्टा मत मारो, रट्टा मारने जाओगे फिर दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। अभी ये चीज याद हो जानी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, वो भी बता रहा हूं ना। मैं तो तुम्हें चीट कोड्स कैसे बनाया वो भी बता रहा हूं, क्या ही प्रॉब्लम है ना, कैसे बनाया समझ गया ना। कि भाई ऑथर जो है ना वो हमेशा ऐसे अपने जो मेन आइडिया से वो इधर इधर लिखता है ना, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा। 4 पैराग्राफ का रहा तो क्या करोगे, 7 पैराग्राफ का रहा तो क्या करोगे, उससे ज्यादा पैराग्राफ तो बनता ही नहीं एग्जाम में, है ना, और क्या ही कर लोगे, बस हो गया ही। ओके, सो जब मैच होता है तब क्या, जब मैच नहीं होता है तब क्या, वही चीज यहाँ पे लिखा है। तो आइडियली ये होगा, जब मैच नहीं हुआ तो हाँ ये हमें पता है क्या, फर्स्ट पैराग्राफ यूजलेस है। ओके, अगर मैच हो गया तो फर्स्ट पैराग्राफ बहुत काम का है। हाँ, इसमें अगर मैच नहीं हुआ तो फर्स्ट पैराग्राफ यूजलेस है, सेकेंड भी यूजलेस है, थर्ड और लास्ट से मुझे मिल जाएगा, बट अगर मैच हो गया तो इधर से आंसर मिलेगा। क्या ही और रट्टा क्या मारना है इसमें, लॉजिक है ना, पूरी चीज तो मैं लॉजिक से ही बता रहा हूँ। या मैच हो गया तो फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, 7 पैराग्राफ का है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट है, मैच नहीं हुआ तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैच नहीं हुआ तो अगर 7 पैराग्राफ का है तो फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ तक जाना है, 7 पैराग्राफ में थर्ड पैराग्राफ तक जाना है। हो गया ना रात, लर्न हो गया ना। हाँ, तो अपना दिमाग मत खर्चा करो इस पे लर्न करने के लिए, यही लर्न करा रहा हूं तुम, राइट, ठीक है। तो चलो वहां से मुझे आंसर मिल गया, फिर और क्या, अभी ये चीज को मैं पैसेज में अप्लाई करके भी बताऊंगा। हम देखेंगे, अरे अरे मेन थीम क्वेश्चन, अरे अरे फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ, जाओ आंसर ढूंढो, दिख रहा है कि ऑप्शन में, हाँ वो आंसर है। तो जब ये चीज मैं अप्लाई करके तुम्हें दिखाऊंगा और अच्छे से समझ जाएगा, आई एम श्योर अभी भी तुम्हें अच्छे से समझ चुका है, ठीक है। और क्या, और कोई चीट कोड से इसके लिए, टिपिकली द मेन थीम लाइन हैज स्ट्रक्चर वर्ड्स। अभी तुम बोलोगे सर फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन तो देख लिया, सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन भी देख लिया, जितने लाइंस आपने बोले थे सब कुछ देख लिया, तो उसमें से आंसर मुझे बताओ ना, इसमें से भी आंसर कहां मुझे मिलेगा। तो इतने सारे लाइन में से वो लाइन जो तुम्हें पिकअप करना है, जो तुम्हें आंसर देगा, वो उसमें होगा स्ट्रक्चर वर्ड्स। क्योंकि देखो स्ट्रक्चर वर्ड्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मैंने बोला था ना, पढ़ते वक्त जब भी स्ट्रक्चर वर्ड्स दिखेगा 2-3 बार उसको अच्छे से पढ़ो, स्लो होके पढ़ो, क्योंकि वहीं पे तुम्हारा आंसर्स छुपे है ना। हाँ, तो जब मैंने लाइन आइडेंटिफाई की कि ये 4 लाइन में से मेरा मेन थीम का आंसर हो सकता है, वो 4 लाइन में से मैं वो लाइन देखूंगा जिस लाइन में स्ट्रक्चर वर्ड्स है, क्योंकि ज्यादा करके आंसर वहीं पे छुपा होगा, है ना। तो चीट कोड का भी चीट कोड लाइन फाइंड आउट कर दिया, उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सा है, जिसमें स्ट्रक्चर वर्ड्स होगा। ओके, इसको याद रखो, आई एम श्योर यू आर मेकिंग ऑल द नोट्स। ओके, क्योंकि जब मैं पैसेज सॉल्व करूंगा तब ये चीज हर बार बोलूंगा नहीं ना, है ना। मोस्टली आई रिपीट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगर मैं भूल जाता हूँ तो तुम्हें भी याद होना चाहिए, अरे इसलिए ये पिकअप किया, अच्छा इसलिए ये पिकअप किया, है ना। हाँ, तो इसका नोट्स बना लो, ठीक है, डन। और कोई चीट कोड से मेन थीम वाले आंसर के लिए, हाँ चीट कोड्स क्या, पिकअप द राइट आंसर चॉइस बाय एलिमिनेटिंग द ट्रैप्स। ओके, अभी काफी टाइम क्या होता है ऑप्शन में ना तुम्हारे लिए ट्रैप डाल के रखता है एग्जामिनर,
या देखो ये तुम फंस जाओगे ना, तुम्हें लगता है अरे दोनों में से एक आंसर होना चाहिए बट मैं श्योर नहीं हूं, ये मेरे लिए एक ट्रैप है, 50-50 हूं, है ना। हाँ, तो अभी क्या करना है, आंसर ऑप्शन, अभी याद रखो, आंसर ऑप्शन कैन नीदर बी टू स्पेसिफिक नॉर बी टू जेनेरिक। हाँ सर, बड़ा बड़ा इंग्लिश, नीदर बी टू स्पेसिफिक नॉर बी टू जेनेरिक, अभी समझो। सी, नीदर बी, अभी तुम्हें क्या पूछ रहा है, वो मेन थीम क्वेश्चन पूछ रहा है ना। हाँ, तो तुम्हें पूछ रहा है भाई सेंट्रल आइडिया, प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज क्या है, तो तुम उसके लिए बहुत स्पेसिफिक नहीं हो सकते। स्पेसिफिक मतलब तुम बोल रहे हो अरे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज डिस्कसिंग पेरिस एग्रीमेंट एंड द रिपरकशंस ऑफ इट, है ना, तुम बहुत स्पेसिफिक हो गए। वो पेरिस एग्रीमेंट की बात ही नहीं कर रहा था हमारा वाला पैसेज, वो तो बोल रहा है अरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, तो हम एक दिन नष्ट हो जाएंगे अगर ऐसी होता रहा तो, है ना। उसमें पेरिस एग्रीमेंट का एक एग्जांपल लिया था, तो तुम तो बोल रहे हो मेन थीम ऑफ द पैसेज जो है ना वही पेरिस एग्रीमेंट है, तो तुम तो स्पेसिफिक हो गए ना, नहीं हो सकते हो, है ना। हाँ, तो यू कांट बी टू स्पेसिफिक इन अ मेन थीम क्वेश्चन, कहीं कहीं पे स्पेसिफिक होना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा बेस्ड क्वेश्चन, यहां पे नहीं होना है। यहाँ पे तो मेन पर्पस ऑफ द पैसेज पूछा है ना, तो तुम क्या एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बता रहे हो, है ना, वो चीज के बारे में वो पूछती है। मेन थीम, पूरे पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, तो स्पेसिफिक नहीं होना है। जब भी कोई ऑप्शन में दिखा ये तो बहुत स्पेसिफिक हो रहा है, ये पैसेज में एक एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल को उठा के बोल रहा है कि यही मेन थीम है और बहुत स्पेसिफिक हो रहा है, तो नहीं 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 नहीं, ये नहीं है ना। हाँ, है ना, वैसे तो स्पेसिफिक नहीं हो जाओ ज्यादा। वैसे ही जेनेरिक मत हो जाओ, जेनेरिक मतलब जनरलाइज कर रहे हो। ओके, जनरलाइज का मतलब है, अभी वो बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ हीट हो रहा है तो वी विल नॉट सर्वाइव, है ना। तो अभी उसमें क्या बोलेगा वो, ह्यूमंस विल लीड, ऐसा कुछ बोल रहा है वो। मेन थीम ऑफ द पैसेजेस, ह्यूमंस विल लीड टू द डेवास्टेशन ऑफ अर्थ। ओके, तो अभी देखो ये चीज जो हो गया वो जेनेरिक हो गया बहुत, कि नहीं नहीं ह्यूमंस विल लीड, बट हाउ, कैसे कैसे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। ह्यूमंस कैन लीड टू द डेवास्टेशन ऑफ अर्थ बाय द मींस ऑफ क्या, न्यूक्लियर पावर एज वेल, है ना। हाँ, तो ये बहुत जनरलाइज हो गया। तो वो ऐसे बोल रहा है कि अरे ह्यूमंस तो अर्थ को तबाह कर देंगे, अरे मेन थीम वो नहीं है। मेन थीम ये है कि ह्यूमंस जो है वो फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो ये होगा तो ये होगा तो ये होगा, है ना, वैसे। तो मेन थीम को बहुत जनरलाइज मत कर दो कि ह्यूमंस जो है वो सब सब कुछ बर्बाद कर देंगे, नहीं नहीं, मेन थीम वो नहीं है। मेन थीम है कि ये चीज हो रही है तो हमें उस पर कॉशन रखना चाहिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ह्यूमन सारी चीज बर्बाद कर देंगे, वो मेन थीम है ना। तो उसमें क्या हो गया, तुम जेनेरिक हो गए। तो वैसे ही बहुत स्पेसिफिक नहीं होना है, बहुत जेनेरिक भी नहीं होना है, तुम्हें तो क्या चाहिए, मेन थीम ऑफ द पैसेज चाहिए ना। हाँ, तो प्रॉपरली सोचो कि एग्जैक्टली वो चारों पैराग्राफ को अगर मैं मिक्स करता हूं तो क्या बोलेगा, है ना। हाँ, ये चीज वो बोलना चाह रहा है या नहीं, हाँ वैसे, राइट ना। हाँ, तो ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट करना है, जो बहुत ही स्पेसिफिक है या तो बहुत ही जेनेरिक है, वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, वो हमारा आंसर नहीं है। रीडिंग इट, हाँ वैसे। तो आंसर कैन नीदर बी टू स्पेसिफिक नॉर बी टू जेनेरिक, के वैसे ऑप्शंस पहले ही निकाल देने कि भाई ये तो आंसर नहीं बनने वाले, है ना। तो उससे हम अगर कोई ट्रैप डाला है तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, व्हाट नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स आर टिपिकली नॉट पार्ट ऑफ करेक्ट आंसर चॉइस। ओके, मैंने बोला ना वो पूरा ग्लोबल वार्मिंग पे पैसेज आया, बट वो एग्जाम्पल दे रहा है पेरिस एग्रीमेंट। ओके, एग्जाम्पल दे रहा है मॉन्टेरियो प्रोटोकॉल, वो तो एग्जाम्पल है ना, वो कैसे मेन थीम बन गया, वो तो एग्जाम्पल दे रहा है ताकि तुम समझ पाओ कि वो क्या भावना है व्यक्त कर रहा है अपने पैसेज में, है ना, उसकी फीलिंग समझ पाओ, इसलिए वो सब एग्जाम्पल्स दे रहा है। तो तुम क्या बोल रहे हो, मेन थीम ऑफ द पैसेज वो एग्जाम्पल ही है। एग्जाम्पल्स आर टिपिकली नॉट द आंसर इन अ मेन थीम क्वेश्चन। अगेन इसको रट्टा नहीं मानना है, समझना है कि मेन थीम पूछा है उसने, तो उसमें तुम क्या बोल रहे हो एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल तो उसने तुम्हें समझाने के लिए दिया कुछ, तो वो कैसे आंसर हो सकता है ना। हाँ, तो एग्जाम्पल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ आंसर चॉइस इन अ मेन थीम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट ऐड वैल्यू टू व्हाट द ऑथर हैज स्टेटेड, कट कॉपी पेस्ट रीस्टेट द ऑथर्स पॉइंट। ओके, अभी खुद का नॉलेज मत यूज करो, तुम्हें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत कुछ पता है, उसने सिर्फ पेरिस एग्रीमेंट और मॉन्टेरियो प्रोटोकॉल बोला है, तुम अपना खुद का कुछ तो नॉलेज यूज करके बोलते हो अरे क्योतो प्रोटोकॉल भी था, है ना। हाँ, वो भी हो सकता है, और शायद वो लोग ओजोन के बारे में भी बात कर सकते हैं, अरे बोला है क्या पैसेज में, नहीं बोला है ना। तो खुद का नॉलेज बाहर से यूज मत करो, ये तो हम पहले ही सीख चुके, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्गुमेंट्स में, है ना। जो भी स्टेटमेंट दिया है वही मेरे को पता है, उसके आगे मेरा दुनिया ही नहीं है ना? उसके आगे मैं ज्यादा जानता ही नहीं। हाँ, तो डोंट यूज योर वैल्यू, डोंट ऐड वैल्यू टू व्हाट इज बीइंग गिवन, हमारा खुद का नॉलेज मत यूज करो, जो ऑथर ने बोला है हाँ उसी को रीस्टेट, कट कॉपी पेस्ट करके हमारा आंसर बनेगा। इसलिए मैंने बोला सीधा सीधा लाइंस पिकअप करो, है ना, वो और इजी बन जाएगा वैसे। गॉट इट।
क्लियर है? हाँ, तो क्या क्या चीजें याद रखनी है मेन थीम क्वेश्चन में? एक तो वो सारे चीट कोड्स, कहां से आंसर मिलेगा, ठीक है। दूसरा ये याद रखना है जो हमने पहले देखा था अभी यहाँ पे, टिपिकली द मेन थीम क्वेश्चन मिला है, स्ट्रक्चर वर्ड्स, ठीक है। कहां से पिकअप करना है वो भी समझ गया, ठीक है। और क्या क्या समझा? क्या वो एकदम एक एग्जाम्पल नहीं हो सकता है? हाँ, फिर वो मेन थीम कैसे हुआ, है ना? बहुत स्पेसिफिक नहीं हो सकता, एक ही चीज के बारे में नहीं, सारी चीजों के बारे में बात कर रहा है। हाँ, और बहुत जेनेरिक ही नहीं हो सकता, क्या बहुत इतनी सी चीज हुई है उसको सबको अप्लाई कर दिया, बहुत जेनेरिक भी नहीं हो सकता, है ना? हाँ। और क्या सीखा हमने? अपना वैल्यू ऐड नहीं करना है उसमें, जो जो ऑथर ने पैसेज में बताया है वही चीज हमारा आंसर होगा। कुछ बाहर से बहुत जाके बोल रहा है कि ये होगा, तो अपना वैल्यू ऐड नहीं करने का। मेरे को ये पता है तो ये भी हो सकता है, थोड़ा मैं और इसमें वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, नहीं, जो ऑथर ने बोला है वही कट कॉपी पेस्ट करके निकालना है लाइन, और वही मोस्टली हमारा आंसर होगा मेन थीम बेस्ड क्वेश्चन में। गॉट इट? हाँ, तो मेन थीम बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है पता चल गया। हाँ, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो कीवर्ड्स क्या होते हैं वो पता चल गया। हाँ, फिर उसके लिए कैसे चीट कोड्स यूज करके उसका आंसर निकालना पता चल गया। हाँ, दैट्स बस हो गया। ऐसे ही हम अभी बाकी के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो वंस आई एम डन एक्सप्लेनिंग यू ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, देयर कीवर्ड्स, देयर चीट कोड्स, वी आर डन। उसके बाद बस हमें पैसेज में वो सारी चीजें अप्लाई करनी है। रीडिंग रूल से पैसेज पढ़ना है, उसके बाद क्या रीडिंग रूल से पैसेज पढ़ना है, उसके बाद उसका मैप बनाना है। हाँ, मैप बन गया, उसके बाद क्वेश्चन समझने के कौन से टाइप के क्वेश्चन है। हाँ, उसके बाद वो क्वेश्चन पे कीवर्ड्स अप्लाई करके क्वेश्चन समझने के कौन से टाइप के क्वेश्चन है। हाँ, फिर उस क्वेश्चन में चीट कोड्स अप्लाई करके आंसर निकालना है, एंड यू आर डन विद द पैसेज। गॉट इट? हाँ, सो क्लैरिटी रखो कि हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट से सारी चीजें कनेक्ट करो, then only you will be able to understand this workshop even. So after our main theme question, let us understand now the next type of question, which is called as data based question. Okay, अब अगर कोई भी पैसेज उठा लो, उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन सी टाइप के क्वेश्चन होते हैं? डेटा बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अराउंड 30% ऑफ द क्वेश्चन बिलोंग टू दिस कैटेगरी। सो अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 6 या 7, सॉरी कितना है, 30% है ना, हाँ, तो उतने निकाल दो, 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो इस कैटेगरी के होते है ना। तो सडनली ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, क्योंकि अरे इतने जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमको, उसमें से मेजरली तो क्वेश्चन जो है वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन ही है ना। हाँ, तो इसीलिए अभी हमको इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो 30 to 40% ऑफ द क्वेश्चन बिलोंग टू दिस कैटेगरी। दैट इज व्हाट मेक्स डेटा बेस्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ईजी भी यही होता है। मेन थीम में तो तुमको सोचना पड़ता है ना, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। ये क्या है पता है, ये जो है ना, ये मेन थीम का ऑपोजिट है। ओके, सो ऑपोजिट का मीनिंग क्या होता है? देखो, मेन थीम में तुम क्या कर रहे हो, तुम ये पता कर रहे हो कि प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज क्या है, समरी ऑफ द पैसेज क्या है ना, इसलिए तो तुम उसको बोल रहे हो क्या, मेन थीम बेस्ड क्वेश्चन। डेटा बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेटा बेस्ड क्वेश्चन इज टू कॉम्प्रिहेंड दोज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। अभी देखो, डेटा बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, वो बोलेगा देखो तुम्हें ना पैसेज का समरी मत बताओ, पैसेज में मेन आइडिया सेंट्रल थीम वो मत बताओ, वो तो मेन थीम बेस्ड क्वेश्चन था। डेटा बेस्ड क्वेश्चन में ना मैं तुम्हें एक लाइन दे रहा हूं कि ये पैराग्राफ में ना ये लाइन है ना, ऑथर ने यूज किया है, तो तुम्हें क्या लगता है ऑथर ने ये वाला लाइन यूज क्यों किया, या तो ये वाले लाइन का मीनिंग क्या था, ये वाले लाइन जो ऑथर ने यूज किया उसमें वो कम्युनिकेट क्या करना चाह रहा था। तो अभी मेन थीम पे मत जाओ, पूरा पैसेज का क्या थीम है वो मत बताओ, वो पैराग्राफ में वो वाली लाइन का मीनिंग क्या है, क्यों यूज किया उसको ऑथर ने, वो बताओ। समझा? इसलिए इसे बोलते हैं डेटा बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें पूरा पैसेज नहीं करना है, वो पैराग्राफ में वो लाइन एकदम स्पेसिफिक, उसका मीनिंग क्या है वैसा। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेटा बेस्ड क्वेश्चन इज टू कॉम्प्रिहेंड दोज लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। जो लाइन पूछ रहा हूं ना वो बताओ, पूरा पैसेज पूछा नहीं, मेन थीम पूछा नहीं, एक पैराग्राफ में एक लाइन जो है उसका मीनिंग बताओ, वो क्यों यूज किया ऑथर, है ना। हाँ, वैसे तो ये मेन थीम का ऑपोजिट है, समझ गया ना। हाँ, और इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अभी तो पहले समझेगा कैसे कि ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे वो बोलता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ओके, जब भी ये कीवर्ड्स दिखेगा तो ये देखो, प्राइमरी पर्पस नहीं बोला है, वो तो मेन थीम होता, अकॉर्डिंग टू द ऑथर या लाइन नंबर दिस एंड दिस, इसमें ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, या विद इन कोट्स सर्टेन वर्ड्स, ऑथर ने ये वाले वर्ड्स यूज किए पैसेज में, ये पैराग्राफ में, तो तुम्हें क्या लगता है वो ये वाले जो वर्ड्स उसने यूज किए उनका मीनिंग क्या है ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो वो यहां से आ जाते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहां से आते। कभी अच्छा दिन रहा तो 10 में से 5 क्वेश्चन भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ओके, और ऐसा होता है,
स्पीड बेस्ड एग्जाम जो है उसमें ऐसी होता है 10 में से 5 क्वेश्चन डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक बन जाएगा तुम्हारा मेन थीम क्वेश्चन ना, बाकी के बचे 4, वो बाकी के जो बचे हुए टाइप है वहां से आ जाएंगे। सो मैक्सिमम क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, ये ऐसा विद इन कोट्स वर्ड्स, इनका मीनिंग, ऑथर ने ये वर्ड यूज क्यों किया, ये लाइन क्यों लगता है तुम्हें ऑथर ने ऐसे बोला होगा इस पैराग्राफ में, है ना, तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा इसका मीनिंग, ऐसे 5 ऑप्शन दिए उसमें से बताओ, वैसा। फिर द ऑथर स्टेट्स दिस, ऑथर ने ये वाले पैराग्राफ में ये वाला लाइन ऐसे बोला है तो ऐसे क्यों बोला है ना, वही एक स्पेसिफिक पैराग्राफ में एक स्पेसिफिक लाइन में जाके उसका मीनिंग पूछेगा, या तो एक वर्ड जो ये पैराग्राफ में यूज हुआ है उसका मीनिंग क्या है। ओके, और कीवर्ड्स क्या है, द ऑथर states this, in this line the author is saying this, the author states this because, okay, according to the passage the author is saying this, so what do you think is the meaning of that, right ना। हाँ, तो एकदम सिंपल में समझो, मेन थीम में पूरा पैसेज समझना है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन में उस डेटा का मीनिंग क्या होगा, इस पैराग्राफ में जो यूज हुआ है, इस लाइन में जो यूज हुआ है उसका मीनिंग क्या होगा। पूरा पैसेज भूल जाओ, पूरा पैसेज पूछा तुमको नहीं पूछा, मेन थीम क्वेश्चन है नहीं है, समझ रहा है कैसे उसके ऑपोजिट है ना। हाँ, तो क्लैरिटी तो आ गया, समझ तो गया हमको क्या है डेटा बेस्ड क्वेश्चन। अभी इसके चीट कोड्स क्या है, तो क्या होता है डेटा बेस्ड क्वेश्चन, हाँ, उसको आइडेंटिफाई कौन से कीवर्ड से करेंगे वो भी समझ गया। हाँ, अभी उसको टैकल करना है एग्जाम में, तो क्या चीट कोड्स मुझे पता होने चाहिए। फर्स्ट, थिंक लाइक, ऐसे सोचना है, थिंक लाइक एग्जामिनर इज आस्किंग यू to knock off the passage. Okay, knock off the passage. I am giving you this 2 to 3 lines. Can you understand the meaning of those lines? तो जब भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, तो अपने आप को ये चीज बोलो कि अरे पूरा पैसेज तो मैंने कट कर दिया, भूल चुका हूं मैं पूरा पैसेज, नहीं तो फिर ऑप्शन से कंफ्यूज हो गए, है ना, पूरा पैसेज मेरे को पता ही नहीं है, ये पैराग्राफ में ये जो लाइन है ना, हाँ, इसका मीनिंग क्या है, समझ रहा है। हाँ, तो नॉक आउट द एंटायर पैसेज, नॉक ऑफ कर दो, नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, मेरे को समझा ही नहीं है पैसेज क्या दिया है, कुछ है उस पैराग्राफ में उस लाइन का मीनिंग मैं समझता हूं, समझा। हाँ, मेन थीम क्वेश्चन में पूरा होलिस्टिक पैसेज देखना है, पूरा पैसेज क्या बोल रहा है, इसका उल्टा ये जो स्पेसिफिक लाइन दिया है ना उसका मीनिंग क्या है। नॉक ऑफ द एंटायर पैसेज, पूरा पैसेज कट कर दो अपने दिमाग में, और फिर सोचो खाली ये पैराग्राफ दिया होता और खाली ये लाइन दिया होता तो ऑथर एक्चुअली में क्या चीज कम्युनिकेट करना चाहता है, उससे तुम्हें एक प्रिसाइज और सही आंसर मिलेगा डेटा बेस्ड क्वेश्चन, है ना। हाँ, क्लियर है। फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस सेंटेंस एंड द नेक्स्ट सेंटेंस एंड द की लाइन, ओके, एंड अलाइन योर आंसर टू दीज लाइन्स। ओके, तो अभी देखो, तो ये तो समझ गया कि ऑथर, ये ऐसा एक बड़ा सा मेरा पैसेज है, उसमें 4 पैराग्राफ है। हाँ, ऑथर ने इस पैराग्राफ में इस लाइन का मीनिंग पूछा है। हाँ, तो क्या करना है पता है, बाकी के सब भूल जाओ, नॉक ऑफ द एंटायर पैसेज। हाँ, अभी इस पैराग्राफ में जो इस लाइन का मीनिंग पूछा है ना, तो क्या करना है, इसके पहले एक लाइन होगा ना, हाँ, उसको पढ़ो। लाइन मतलब जो 2 फुल स्टॉप के बीच में आता है, वो एक लाइन है ना हमारा, वो ये हमारा सेंटेंस है, तो उसके पहले वाला लाइन पढ़ो, उसके बाद वाला लाइन पढ़ो, बस। पहला 3 पैराग्राफ, पहला फर्स्ट थर्ड फोर्थ पैराग्राफ पढ़ना ही नहीं है, सेकंड का लाइन है ना तो सिर्फ सेकंड पढ़ूंगा, सेकंड में वो जो लाइन है ना उसके पहले एक लाइन पढ़ो, उसके बाद में एक लाइन पढ़ो, है ना, तो तुम्हें क्लियरली समझ जाएगा ऑथर ने ये लाइन यूज क्यों किया है, क्या बोलना चाह रहा है, और बाकी के पैराग्राफ से तुम कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि तुम तो वो पढ़ ही नहीं रहे हो ना। हाँ, तो ये पैराग्राफ में जो कुछ दिया है वो अपना आंसर नहीं है, पैराग्राफ 2 में ही अपना आंसर है, पैराग्राफ 2 में अपना आंसर है, तो उसी लाइन को देखो, उसके प्रीवियस और नेक्स्ट लाइन को देखो और गेस करो कि ऑथर ये लाइन जो बोल रहा है ना वो क्यों बोल रहा है, समझा। हाँ, वैसे तो दिस इज योर फर्स्ट चीट कोड फॉर योर डेटा बेस्ड क्वेश्चन। ओके, और कुछ चीट कोड है। हाँ, अभी एलिमिनेटिंग द ट्रैप्स, पहले भी हमने देखा था ना ट्रैप कैसे आते, किसमें, मेन थीम बेस्ड क्वेश्चन में। अभी देखेंगे ट्रैप्स कैसे आते हैं, किसमें, डेटा बेस्ड क्वेश्चन में, और उन ट्रैप्स को एलिमिनेट करके कैसे हम गलत ऑप्शन मार्क ना करें ना, वो ट्रैप में ना फंसे, वो देख रहे हैं। तो क्या बोल रहा है अभी, यू डू नॉट अलाइन योर आंसर टू द मेन थीम ऑफ द पैसेज, बोला ना मेन थीम का रिवर्स कर दो, तो उसमें क्या बोल रहा था मैं मेन थीम में, क्या रे एक पैराग्राफ के आंसर पे अलाइन मत करो, पूरा पैसेज पढ़ो और उसका मेन थीम क्या है वो बताओ। इधर उल्टा, पूरा पैसेज मत पढ़ो, उसका मेन थीम नहीं चाहिए, वो पैराग्राफ पे वो लाइन क्या बोला है उसको देखो, है ना, तो उसका उल्टा हो गया, यू डू नॉट अलाइन टू द मेन थीम ऑफ द पैसेज, क्योंकि मेन थीम क्वेश्चन है ही नहीं, बस उस लाइन, उस पैराग्राफ में उस लाइन का मीनिंग क्या है ना, तो पूरा पैसेज पे अलाइन मत करो आंसर। ओके, फॉर एग्जांपल जो हमने लिया था, तो उसमें समझो एक टाइम पे वो पैराग्राफ में वो सिर्फ जो है इंक्रीजिंग सी लेवल्स के बारे में बात कर रहा है ना, तो बस उसी को पढ़ो ना। अभी कार्बन डाइऑक्साइड में क्यों जा रहे हो, है ना, अभी तुम ये क्यों बोल रहे हो कि सनरेज ट्रैप हो रहा है, नहीं, वो सिर्फ इंक्रीजिंग सी लेवल्स के बारे में बात कर रहा है उस पैराग्राफ में, या तो उस पैराग्राफ में सिर्फ वो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा है ना, तो बस उसका ही सोचो, अभी सिर्फ पेरिस एग्रीमेंट के बारे में सोचो, अभी पूरा चारों पैराग्राफ कंबाइन मत करो,
यही बोलना है, समझ रहा है ना। हाँ, तो एक पैसेज का एग्जाम्पल ले लिया, हर जगह कनेक्ट कर करके बता रहा हूँ कि देखो ये चीज से तुम्हें ऐसे सोचना है। क्लियर है? हाँ ठीक है। और क्या? In the worst case scenario, align your answer to the summary of the paragraph from which the line has been taken. अभी तुम बोल रहे हो सर वो आपने बोला कि एक पैराग्राफ में से वो एक लाइन है, मैंने वो एक लाइन पढ़ा, उसका प्रीवियस वाला पढ़ा, उसका नेक्स्ट वाला पढ़ा, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या वो क्या बोलना चाह रहा है और उस लाइन का मीनिंग क्या है। तो उस पैराग्राफ का, 4 पैराग्राफ है ना, 1 2 3 4, हमारा लाइन किधर था? इधर था ना। हाँ, तो ये तो हम ऑलरेडी नॉक ऑफ कर चुके हैं, इसमें हम आ गए। इसका हमने एक प्रीवियस लाइन भी पढ़ा, हाँ, इसका एक बाद वाला लाइन भी पढ़ा, हाँ, फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑथर वो लाइन से बोलना क्या चाह रहा है। तो मैं इस पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ का समरी ले लूंगा, ओके, और मैं बोलूंगा ये मेरा आंसर है, ओके, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है एंड तक, तो मैं सेकंड पैराग्राफ का समरी ले लूंगा, पूरा पैसेज का नहीं, सिर्फ सेकंड पैराग्राफ का, जहां से मेरा वो लाइन उठाया गया है ना। हाँ, तो वर्स्ट केस सिनारियो में अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है प्रीवियस और नेक्स्ट लाइन पढ़ के भी क्या इसका आंसर क्या है, तो फिर उस पैराग्राफ का समरी ले लो, वही तुम्हारा आंसर है इन दैट डेटा बेस्ड क्वेश्चन। बट हाँ, अगर तुम पहले पैसेज पढ़ चुके हो ना, तो ये सारी चीजें तुम अभी रिलेट कर पा रहे हो, तुम्हें उस वक्त नहीं समझाओगे कि ये हो क्या रहा है ना, क्या क्या टाइप का क्वेश्चन है, कैसे टैकल करना है, बट अभी तुम शायद इस चीज को समझ पा रहे होगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? वो ये तो वही है, डोंट ऐड अ वैल्यू टू व्हाट द ऑथर हैज स्टेटेड, कट कॉपी पेस्ट रीस्टेट ऑथर्स पॉइंट। ये मेन थीम में भी हमने देखा है, या अपनी तरीके से बाहर से कुछ अपना नॉलेज यूज करके वैल्यू ऐड नहीं करना है जो ऑथर बोल रहा है ना, जो ऑथर ने बोला है बस उसी चीज को कट कॉपी रीस्टेट करके उसने आंसर जो है वो ऑप्शन में रखा होगा। ये तो वही वाला ऑप्शन मार्क करना है जो ऑथर बोल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करके कुछ ऑप्शन दिया है वो मार्क नहीं करना है, वही चीज तुम्हें यहाँ पे समझ है। ठीक है, तो समझ लिया ना यहाँ पे। हाँ, तो मेन थीम, बस इसको बोलो ये मेन थीम का ऑपोजिट है। मेन थीम का ऑपोजिट बोलोगे तो बस फिर सब कुछ याद रह जाएगा। मेन थीम में पूरा पैसेज, इसमें स्पेसिफिक, है ना। हाँ, बाकी सब नॉक ऑफ कर दो, वही एक लाइन का देखो और उसके आगे पीछे का लाइन देखो, वो मिल नहीं हो रहा है तो पैराग्राफ का समरी देखो, हाँ, उससे तो आंसर मिल ही जाएगा। बस 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 इतना ही पता करना। ओके, सो इससे अभी हमारा क्या खत्म हो गया, इससे हमारा 50% ऑफ द आरसी के जो क्वेश्चन आते हैं ना खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अराउंड 35 to 40% तो तुम्हारा डेटाबेस क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आ जाएगा मेन थीम क्वेश्चन, या तो 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा मेन थीम क्वेश्चन, तो अराउंड 4 से 5 क्वेश्चन तो तुम्हारे हो गए ना अभी आरसी में ना। 10 में से 5 क्वेश्चन हो गए तो विच मीन्स क्या, 50% ऑफ द आरसी तुम्हारा अब तक खत्म हो चुका है। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो तुम्हें सही करने हैं वो हो गए डेटा बेस्ड क्वेश्चन और मेन थीम क्वेश्चन। कहां तुम गलत कर सकते हो वो हो गए इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। जब तक मैप क्लियर नहीं होगा पैसेज का, वो आंसर नहीं होगा। ये तो चलो मैप नहीं बना, मैप सही से नहीं बना, मैप बनाने का टाइम नहीं है, तो भी तुम ये क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, है ना। मेन थीम वाले में तो बस तुम्हें लाइन देखना है, अरे 4 पैसेज है तो फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट और लास्ट, सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट, लास्ट पैराग्राफ का लास्ट, मोस्टली तो यही करना है तुम्हें, है ना। पैसेज नहीं समझा तो भी ये दोनों टाइप में तो तुम आंसर निकाल दोगे। डेटाबेस क्वेश्चन आया, तुम्हें पैसेज नहीं समझा तो भी क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें ये तो पता है ना कि वो लाइन कौन से पैराग्राफ से लिया, तो वो पैराग्राफ में जाओ, वो पैराग्राफ में वो लाइन पढ़ो, उसके आगे पीछे का लाइन पढ़ो, आंसर मिल जाएगा। देखो ऑप्शन को उसी से मैच करो, आंसर मिल जाएगा। पैसेज तुम्हें समझा है, नहीं समझा, कुछ आइडिया ही नहीं तुम्हें पैसेज में क्या हो रहा है, फिर भी 50% ऑफ द क्वेश्चन हम आंसर कर पा रहे हैं। और ये उस अजम्पशन पे कि तुमने मैप भी नहीं बनाया, मैप बना लिया तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। मैप नहीं बनाया तो भी 50% ऑफ द क्वेश्चन हम आंसर कर रहे हैं। पैसेज नहीं पढ़ा है पूरा तो भी 50% ऑफ द क्वेश्चन हम आंसर कर रहे हैं। ये चीज को समझो, ओके। यहां ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पैसेज नहीं पढ़ा है, पैसेज नहीं समझा है, फिर भी तुम डेटा बेस्ड और मेन थीम वाले क्वेश्चन आंसर कर सकते हो बाय जस्ट यूजिंग दिस चीट कोड्स, ओके। इसीलिए इनको तो चीट कोड्स बोलते हैं, क्योंकि लिटरली हम चीटिंग कर रहे हैं, ओके। जनरली तो ये होना चाहिए कि भाई सब पूरा पैसेज पढ़ लिया है, समझ लिया है, एकदम ऑथर का फीलिंग फील हो गया, मुझे एकदम एम्पैथी आ गया ऑथर के साथ, क्या बोल रहा है ना, टॉपिक को जी रहा हूं मैं, और फिर क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं, ओके। वो तो बहुत कम केसेस में होगा जब तक तुम उस टॉपिक को अच्छे से पहले पढ़े नहीं। एग्जाम में पढ़ोगे तो क्या इतना सा पैसेज पढ़ के क्या एक टॉपिक समझेगा, है ना, ओके। सो क्लैरिटी रखो दिमाग में, अगर टाइम कम है एग्जाम में तो भी तुम ये सारी ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। विदाउट मेकिंग अ मैप यू कैन स्टिल आंसर 50% ऑफ द क्वेश्चन इन द पैसेज, राइट। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं तुम्हारे मेन थीम और डेटा बेस्ड क्वेश्चन के बाद, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेश्चन। तो दिस इज क्लोज टू योर मेन थीम क्वेश्चन। ये बिल्कुल मेन थीम वाले क्वेश्चन की तरह होते हैं, बट थोड़े अलग होते हैं, इसीलिए इनको एक अलग नाम दिया गया, स्ट्रक्चर क्वेश्चन। स्ट्रक्चर क्वेश्चन में होते क्या है, हाउ इज द ऑथर स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज द पैसेज।
या ऑथर ने कहां से स्टार्ट किया, क्या क्या बोला, फिर कहां पे गया और फिर एंड कैसे किया, स्ट्रक्चर क्या है पैसेज का, है ना। हाँ, तो वो बहुत ही क्रिटिकल है ना, क्या या तो वो बहुत ही इमोशनल हो गया है, हाँ, या तो वो जो है वो देखो इसमें ये चीज होता है, या तो वो सपोर्ट दे रहा है किसी चीज का, हाँ कि नहीं ये चीज होनी चाहिए, अच्छी है करो, या तो वो क्रिटिसिज्म कर रहा है, हाँ, या तो वो सपोर्ट भी कर रहा है बट क्रिटिसाइज भी कर रहा है, मतलब वो इक्विवोकल है। 2 पैराग्राफ लिखा सपोर्ट के लिए, हाँ 2 पैराग्राफ लिखा ऑपोजिट होने के लिए, तो समझो समवन इज राइटिंग समथिंग अबाउट अ बीजेपी गवर्नमेंट। ओके, अभी ऐसा पैसेज तो आएगा नहीं, जनरलाइज गवर्नमेंट करके गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हैं, तो वो इक्विवोकल है, कुछ गवर्नमेंट के बारे में अच्छी चीजें भी बोल रहा है, कुछ पैराग्राफ में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर रहा है। तो 4 पैराग्राफ है तो 2 में गवर्नमेंट के बारे में अच्छा बोल रहा है, 2 में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, इक्विवोकल है ना। वही चीज देखना है क्या उसने कैसे, इससे टोन भी आ जाएगा, वो बाद में देखते, अभी स्ट्रक्चर समझते। तो इससे ये समझेगा कि ऑथर ने ना ये जो भी बोलना चाह रहा है ना, वो हाँ वो पॉइंट्स को कैसे स्ट्रक्चर किए, है ना। अभी हमारा वाला देख लो, वो क्या था, वो था कॉज एंड इफेक्ट। अरे कॉज क्या है, तुम फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हो, तो तुम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हो एटमॉस्फेयर में, तुम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाओगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, अरे अर्थ हीट होगा, अर्थ हीट होगा तो आइस मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होगा तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो हम मर जाएंगे क्योंकि हम आइलैंड पे ही रहते हैं। कॉज एंड इफेक्ट। तो ऑथर का टोन क्या था, टोन भूल जाओ, स्ट्रक्चर कैसे किया था, कॉज एंड इफेक्ट। ये देखो कॉज ये इफेक्ट ही हो रहा है, यही चीज समझना है। ऑथर ने ना अपने आइडियाज कैसे स्ट्रक्चर किए, या कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर रहा है ना, कभी किसी चीज को कंपेयर कर रहा है फिर उसी का कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, 2 चीजों को कंपेयर कर रहा है, लाइक से एमबीए विद पीएचडी कोर्स। तो एमबीए और पीएचडी में क्या क्या कंपैरिजन है, क्या क्या सिमिलैरिटी है, एट द सेम टाइम दोनों में कॉन्ट्रास्ट क्या है, जॉब कहाँ पे मिलेगा, क्या क्या सीखोगे, है ना, कौन सा यूनिवर्सिटीज है जो एमबीए देता है पीएचडी देता है ना, दोनों का फीस क्या है, तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना। हाँ, तो तुम्हें वही समझना है यहाँ पे कि ऑथर का फ्लो ऑफ आइडियाज क्या है, कैसे वो टॉपिक के बारे में तो बता रहा है, अभी एमबीए के बारे में बता रहा है, मैं सीधा सीधा एमबीए के बारे में लिखूंगा ना, नहीं नहीं, बट वो पीएचडी के साथ कंपेयर करके बता रहा है। ओ, तो उसका टोन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाला है, ऐसे वो अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर कर रहा है। हाँ, हाँ, कभी कभी ऐसे हो सकता है स्टेटिंग अ पोजिशन, ये चीज मैं बोल रहा हूँ, ओके, उसके लिए ये एविडेंस दे रहा हूँ। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ दैट ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम चिंपांजीज, है ना, तो वो मेरा पोजीशन है कि ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम चिंपांजीज। ओके, उसके लिए मैं एविडेंस क्या दे रहा हूँ, अरे दोनों का डीएनए स्ट्रक्चर देखो, ऑलमोस्ट 97% ऑफ द डीएनए ह्यूमन और चिंपांजी का सेम है, तो एविडेंस दिया। तो क्या वो ऐसा टोन यूज कर रहा है, क्या वो अपने आइडियाज को इस तरीके से स्ट्रक्चर करके जो भी एक्सप्लेन करना चाहता है वो एक्सप्लेन कर रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज, गेटिंग इट, वो चीज देखी, है ना। वैसे तो एग्जांपल्स ऑफ पोजीशन तो वही, एक तो सपोर्ट कर रहा है, या तो क्रिटिसाइज कर रहा है, या तो इक्विवोकल है, या तो पोजीशन दे रहा है कि देखो मेरा ये पोजीशन है और मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि ये एविडेंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, या तो कॉज एंड इफेक्ट बोल रहा है, देखो ये हुआ उसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ, जो हमारा वाला पैसेज था, या तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, एक चीज के बारे में बोल रहा है बट उसको दूसरी चीज से कंपेयर करके, ओके, कॉन्ट्रास्ट करके वो बता रहा है, देखो देखो ऐसा ऐसा ये चीज के बारे में हो रहा है, जो उस चीज के बारे में भी ऐसा ही कुछ तो हो रहा था, समझ रहा है। हाँ, तो वही तुम्हें देखना है कि उसने स्ट्रक्चर कैसे किया। ओके, वही बोलते हैं हम स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो समझेगा कैसे क्या ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, और वो ये पूछ रहा है कि ऑथर ने अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर कैसे किया है ना, तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स देखने हैं। ओके, सो स्ट्रक्चर क्वेश्चंस आर फॉर्म बिकॉज देयर आर स्ट्रक्चर वर्ड्स, राइट। स्ट्रक्चर वर्ड्स हमें पता है, बट, मोर एवर एंड देन सो ऑन, ठीक है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ओके, तो कैसे वो पूछेगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, तो और तो क्या ही पूछेगा ना, वो तो सिंपल हो गया कि स्ट्रक्चर क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज, कैसे उसने अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज किया, व्हाट इज द फ्लो ऑफ आइडियाज, है ना। हाँ, तो ये पूछ रहा है कि कैसे ऑथर अपने आइडियाज के बारे में बता रहा है, सीधा सीधा आइडियाज दे दिया नहीं, या किसी के साथ कंपेयर कर रहा है, या पोजीशन ले रहा है कि नहीं नहीं मेरे को तो ये लगता है, फिर उसके लिए एविडेंस है, हाँ, ओके, या तो बोल रहा है कि ये कॉज है ये इफेक्ट है, हाँ, या तो सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है, हाँ, तो उसके फ्लो ऑफ आइडियाज क्या है, सेम थिंग, वही कीवर्ड्स देख के तुम्हें समझेगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैसेज क्या है, फ्लो ऑफ आइडियाज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है ना, वैसे फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पैराग्राफ, है ना, तो ये वाले पैराग्राफ में उसने आइडियाज का कैसे स्ट्रक्चर किया है, तो ये पैराग्राफ का पोजीशन क्या है ना, हाँ, वैसे वैसे, तो इसको डेटाबेस क्वेश्चन से मिक्स मत करना, है ना, वो स्ट्रक्चर पूछ रहा है उस पैराग्राफ का, उस लाइन का मीनिंग नहीं, तो फिर तो डेटाबेस बन जाता वैसे। रिलेशनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर पैराग्राफ विद द एंटायर पैसेज ना, तो इसमें जो स्ट्रक्चर किया उसमें क्या कर रहा था, वो तारीफ कर रहा था और फिर नेक्स्ट वाले में क्रिटिसाइज किया, हाँ, तो रिलेशनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर पैराग्राफ टू सम अदर पैराग्राफ, तुम ऐसे बोल सकते हो ये पैराग्राफ में वो तारीफ कर रहा था, ये पैराग्राफ में वो बुराई कर रहा है, तो इसमें सपोर्ट कर रहा था, इसमें क्रिटिसाइज कर रहा है ना, हाँ, तो स्ट्रक्चर अगेन,
स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं। वैसे द ऑथर मेंशंस दिस इन ऑर्डर टू, तो अगेन इसको डेटाबेस क्वेश्चन से मिक्स मत करना, क्योंकि वो पूछ रहा है अभी ये नहीं क्या इसका मीनिंग क्या है, वो पूछ रहा है ये स्ट्रक्चर कैसे किया है ना, ये उसने मेंशन किया क्यों क्या उसने पहले कंपेयर किया था, अभी कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं वैसे, तो वो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा जब तुम पैसेज पढ़ोगे, बट जनरली उसके लिए ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज, फ्लो ऑफ आइडियाज, तो वो तुम्हें मीनिंग नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है यहाँ से ऑथर ने अपने आइडियाज को कैसे स्ट्रक्चर किया, बताओ, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट किया, पोजीशन लेके एविडेंस दिया, क्रिटिसिज्म कर रहा है ना, सपोर्ट कर रहा है, वो चीज बताओ, मीनिंग मत बताओ। मीनिंग पूछता तो फिर सीधा सीधा डेटाबेस क्वेश्चन बनता ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गया? हाँ, इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, और ये सारे स्ट्रक्चर वर्ड्स जो यूज होते हैं। अभी इसके लिए चीट कोड्स के समझ तो गया, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर भी तो करना है ना, राइट ऑप्शन भी तो निकालना है ना, हाँ, तो क्या चीट कोड्स होगा है ना, चलो वो देखते हैं। We need to capture the description of the line having a structure word in the correct answer choice. तो देखो इसमें ना तुम आंसर चॉइस देखना, हाँ, और तुम्हें ये देखना है आंसर चॉइस देख के कि अरे जो डिस्क्रिप्शन मांगा ना इसने स्ट्रक्चर का, हाँ, वो कौन से आंसर चॉइस में दिख रहा है ना, ये तो काफी सिंपल है, वो तो आ जाएगा। और क्या, अवॉइड पिकिंग अप द आंसर चॉइस विच डिस्क्राइब अ लाइन और अ पैराग्राफ और अ मीनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ अ पैराग्राफ इन द पैसेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, what is the purpose and is the most important thing in the structure based question। तो मैंने वही बोला था, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मेन थीम क्वेश्चन से ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि वहां पे तुम्हें वो एक पैराग्राफ में एक लाइन का मीनिंग नहीं पूछ रहा है, वो नहीं निकालना है, ओके, वो पैराग्राफ में आइडियाज कैसे स्ट्रक्चर हुए हैं, क्या फ्लो ऑफ आइडिया है, क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया है, वो सोचना है,